Hello everyone, so let's begin revision of one of those chapters जो आपके लिए एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। ये चैप्टर सबसे ज्यादा हल्के में लिया होने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को हमेशा स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, बट वेरी फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स 3 से 4 अटेम्प्ट के अंदर, मैं बोलता हूँ 4 अटेम्प्ट के अंदर कोई एक ही स्किप करेगा इंस्टीट्यूट, या 10 में से मैं बोल दूं 8 अटेम्प्ट्स के आसपास में इंस्टीट्यूट इसके अब ऊपर से सवाल पूछता ही है। सो मान के चलो कि आपको हर अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभार एक अटेम्प्ट छूटा तो छूटा, लेकिन मोस्ट अटेम्प्ट्स में आपको इसके ऊपर सवाल देखने को मिलता है। इट इज वन ऑफ दोस चैप्टर्स। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फटाफट से खत्म हो जाएगा। मैं आपको स्टार्ट करने के पहले ही बता दूं, इसके अंदर आपके पास जो सेक्शन है वो 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज्यादा लेंदी वाला है सेक्शन 31, और उसके बाद में 32, 33 ये तो 2 कौड़ी के सेक्शन है, फट से खत्म हो जाएंगे। और 34 आता है सबसे मस्त, सबसे सुंदर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक अच्छा कॉन्सेप्ट, कभी कभी आपको एमसीक्यू में देखने को मिलता है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। स्टार्ट कर रहे हैं पहले सेक्शन 31 से, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैंने इसके अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस, इसके ऊपर की बातें मैंने ऑलरेडी तब करके रखी हुई थी जब मैंने आपके साथ में टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर किया हुआ है। सो दिस पार्ट, जैसे ये पूरा एक पेज और इसके आगे वाला यहां तक, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड के ऊपर तक का पॉइंट, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन माय टाइम ऑफ सप्लाई रिवीजन वीडियो। आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपको एक वन फ्रेम के अंदर चाहिए, तो मैं ये वाला जो रिवीजन जो आपको दिख रहा है कंटेंट, ये मैं उस वीडियो से कट करके यहां पे डाल दूंगा, बट आई पुट इट इन द लास्ट पार्ट सो दैट पहले आप मेन कंटेंट मेरे से समझ लो, और ये वाला टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर भी आता है, तो मैं टुवर्ड्स द लास्ट इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 31 से रिलेटेड है। पहला बात ये है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। जब टैक्स इनवॉइस बना रहे हो तो क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या ख्याल में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है अबाउट HSN डिजिट्स। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये गुड्स के लिए कहा जाता है, तो जूम करके बता दो। गुड्स का जब भी कामकाज होगा तो HSN डिजिट्स अपने को मेंशन करना चाहिए, और अगर सर्विसेज होगा तो SAC सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आपको डिटेल क्लास के अंदर समझ में आ जाएगा, लेकिन गुड्स के ट्रांजेक्शन के लिए HSN कोड मेंशन करना, सर्विसेज के ट्रांजेक्शन के लिए SAC कोड मेंशन करना, दैट इज सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। कितना मेंशन करना, किसको मेंशन करना, लेट अस सी ओवर हियर। अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, तो ध्यान देना विच टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कब का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, अप टू 5 करोड़ है, डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो आपको कितना मेंशन करना चाहिए, आपको बस मेंशन करना है 4 डिजिट्स। B2B ट्रांजैक्शन होगा तो मैंडेटरीली मेंशन करना ही करना है, और अगर B2C है तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, मेंशन करना है करो, नहीं करना है मत करो। सर लेकिन पूरा डिजिट्स में से कौन से वाले कोड्स, तो देखो जी फर्स्ट वाले, फर्स्ट 4 और 6 डिजिट्स। अगर टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट्स मेंशन करने चाहिए, और वो मैंडेटरी है, फिर चाहे ट्रांजैक्शन B2B हो चाहे ट्रांजैक्शन B2C हो। तो देखो याद करने के लिए बिल्कुल आसान, 5 करोड़ के नीचे है या 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट, और ऊपर है तो 6 डिजिट्स, 4 5 6, 5 के नीचे तो 4 डिजिट्स, 5 के ऊपर तो 6 डिजिट्स। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अगर B2C का ट्रांजैक्शन है तो वो 4 डिजिट मेंशन करना ऑप्शनल है, बाकी सब केस के अंदर वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये वाला पहला पॉइंट हुआ HSN डिजिट्स। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज, तो आपको जो इनवॉइस होता है उसके ऊपर कुछ बातें मेंशन करनी चाहिए। क्या मेंशन करना चाहिए, इनवॉइस पे लिखना दैट द ट्रांजैक्शन, दैट द सप्लाई इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट, और सप्लाई इज मेंट टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। अब ये SEZ यूनिट को सप्लाई करना इज आल्सो जीरो रेटेड सप्लाई कॉल्ड, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर 2 मतलब होते हैं। जीरो रेटेड, देखो जीरो मतलब नील का बात नहीं कर रहे हैं, जीरो रेटेड इज एक्चुअली अ टर्म। ओके, सो हियर आई विल राइट इट फॉर यू, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई के 2 मीनिंग होते हैं सर, एक होता है एक्सपोर्ट करना, ठीक है, और दूसरा होता है SEZ को सप्लाई करना, SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर को। तो अगर इंडिया में कोई SEZ यूनिट के अंदर सप्लाई कर रहा हूं या SEZ डेवलपर को सप्लाई कर रहा हूं तो वो जीरो रेटेड माना जाता है, या एक्सपोर्ट कर रहा हूं ऑल टुगेदर तो वो जीरो रेटेड माना जाता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या SEZ को सप्लाई कर रहे हो तो आपके इनवॉइस पे बात लिखी होनी चाहिए, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, और सप्लाई मेंट फॉर और सप्लाई टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। अब ये करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ये करते वक्त, सप्लाई करते वक्त आप GST पे करोगे ऑन पेमेंट ऑफ IGST, या फिर यू विल नॉट पे GST, यू विल जस्ट
जस्ट एक्सपोर्ट ऑन अंडर अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर अंडर अ बॉन्ड विदाउट पेइंग IGST। तो GST मत पे करो, एक LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर लो या एक बॉन्ड साइन कर लो, समथिंग लाइक दैट। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इनवॉइस इशू करते वक्त आपको कितनी कॉपीज में इशू करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, गुड्स होगा तो 3 कॉपीज में, ओरिजिनल वाली कॉपी सामने वाले रेसिपेंट के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए एंड ट्रिप्लीकेट सप्लायर के लिए। सर्विसेज क्योंकि डिलीवर नहीं होती इसलिए उसके लिए 2 ही आपको कॉपीज बनानी है, एक सामने वाले रेसिपेंट के लिए और दूसरी वाली डुप्लीकेट कॉपी फॉर द सप्लायर। फोर्थ पॉइंट है नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द सप्लायर। देखो जब इनवॉइस बनाया जाता है तो उसको इनवॉइस में क्या क्या लिखना चाहिए, नेम, एड्रेस एंड GSTIN क्या क्या लिखना है। तो B2B ट्रांजेक्शन है तो आपको इनवॉइस में लिखना चाहिए नागू। नागू नागू मतलब क्या, नेम, एड्रेस एंड GSTIN। लेकिन अगर सामने वाला UIN होल्डर है तो उसका UIN नंबर अपने को लिखना पड़ेगा। सो नेम, एड्रेस एंड GSTIN या फिर UIN। उसके बाद B2C ट्रांजेक्शन है तो देखो B2C ट्रांजेक्शन में सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। अब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो आपको क्या मेंशन करना चाहिए, तो देखो आपको मेंशन करना चाहिए नान कोड, नान कोड, देखो NAAN कोड, नान, नेम ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी एंड नेम ऑफ द स्टेट और स्टेट का कोड। तो 2 चीजों का नेम, रेसिपिएंट का नाम और रेसिपिएंट का जो स्टेट है उस स्टेट का नाम और उस स्टेट का कोड भी लिखना है। 2 एड्रेस, रेसिपिएंट का एड्रेस और वहां पे जहां पे डिलीवरी करवानी है। तो आपको पता होगा बिल टू शिप टू मॉडल में, तो भाई बिलिंग कर रहे हैं रेसिपिएंट को वो वाला एड्रेस लिख दो और उसका डिलीवरी वाला एड्रेस, हो सकता है ये दोनों एड्रेस सेम हो सकता है ये अलग हो, सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नान कोड। अब ये नान कोड मेंशन करना है कि नहीं करना है, डिपेंड करता है। अगर आपने जो इनवॉइस बनाया उसमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, एग्जैक्ट 50 या उससे ज्यादा है तो आपको ये नान कोड लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो इनवॉइस बना है उसमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन 50,000 तो ये नान कोड लिखना ऑप्शनल है, आपको लिखना तो लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा अगर सामने वाला बोल देता है। अगर रेसिपेंट बोलता है कि नहीं ये नान कोड मुझको लिख के दो तो फिर लिखना पड़ेगा, और अगर रेसिपेंट नहीं बोलता है तो फिर आपकी मर्जी, लिखना है लिखो, मत लिखना मत लिखो। B2C ट्रांजेक्शन में 3 स्पेशल केसेस में क्या होता है, तो देखो 3 स्पेशल केस कौन से हैं मैं यहाँ पे आपको क्लियरली करके बताता हूं। ये 3 स्पेशल ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन वाले ट्रांजेक्शन। एक ऑनलाइन मनी गेमिंग, सर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन में आता है और ये गुड्स होता है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स का एक काम दैट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग, और 2 सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस जैसे OIDR सर्विस, और दूसरी सप्लाई ऑफ एनी सर्विस बाय ECO और थ्रू ECO। तो अगर ECO के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं एनी सर्विस बाय ECO और थ्रू ECO, या फिर कोई OIDR सर्विस या फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये तीनों ही ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। और लॉ में ये बात बोली गई है कि जब ये 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो एक चीज मैंडेटरी है, हमेशा 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 रेसिपेंट का नेम ऑफ द स्टेट, रेसिपेंट जो स्टेट का है उसका स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। अब चाहे टैक्सेबल वैल्यू आपने जो दी है वो 50,000 उससे कम हो उससे ज्यादा हो, डजंट मैटर। तो ऊपर वाला जो ये ब्लू वाला बॉक्स है इस पूरी बात को मैंने आपको आगे समझा दिया है। आपने उस पूरी बात को समझने के लिए ये 3 स्पेशल ट्रांजेक्शन देखने और ये बॉक्स देखना और आपको ऊपर वाला ब्लू बॉक्स का डेटा क्लियर हो जाएगा। हियर इट इज, ये ब्लू बॉक्स वाला इतना सा डेटा, सॉरी ये ब्लू बॉक्स वाला ये वाला, राइट। सो दिस इज इट। अब ये पूरा का पूरा कंटेंट को इस टेबल फॉर्म में डाल दिया। सर अगर B2B ट्रांजेक्शन है तो इनवॉइस में क्या लिखना चाहिए, नागू, नेम, एड्रेस एंड GSTIN या फिर UIN। सर कब कब लिखना पड़ेगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब आपका ट्रांजेक्शन 50,000 उससे कम हो या ज्यादा हो लिखना ही पड़ेगा। B2C के स्पेशल वाले केसेस, जो स्पेशल 3 केसेस वो यहाँ पे 3 ऑनलाइन वाले केसेस, एक गुड्स और 2 सर्विसेज। इनमें आपको रेसिपेंट का स्टेट का नाम लिखना है और ये लिखना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, चाहे आपकी जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो 50,000 या उससे कम या उससे ज्यादा हो। लेकिन 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 B2C के अदर ट्रांजैक्शंस, B2C के अदर ट्रांजैक्शन, ये वाले के अलावा 3 के अलावा, उसमें नान कोड लिखना पड़ेगा, डिपेंड करता है। इफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन 50 तो ऑप्शनल है, सामने वाला बोलेगा तो लिख देना, वरना आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, लिखना लिखो। वरना अगर 50,000 या उसके ऊपर है तो भाई साहब लिखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 है ई इनवॉइसिंग। भाई साहब ई इनवॉइसिंग क्या होता है, देखो ई इनवॉइसिंग का मतलब कोई आपको ऑनलाइन जाकर के इनवॉइस नहीं बनाना, ठीक है। इन ई इनवॉइस को सुनो, ई इनवॉइस मतलब आपने जो भी इनवॉइस बनाया जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाना है, इनवॉइस बनाते हैं वैसे ही बनाना है, लेकिन वो इनवॉइस जो भी बनाया है उसकी डिटेल्स आपको जीएसटी के एक स्पेसिफिक पोर्टल पे अपलोड करना है। इनवॉइस IRP वाला पोर्टल बोलते हैं उसको, उस पोर्टल पे आपको ये फर्निश कर देना है। जैसे ही वो फर्निश करोगे IRP पोर्टल से आपको एक IRN नंबर मिलेगा। तो मैं वापस से बोल दूं, जैसा इनवॉइस बनाया जैसे बनाते हो वैसा ही बनाओगे अपने सॉफ्टवेयर पे, जिस पे बनाना है बनाओ। वो इनवॉइस जो आपने बनाया उसकी डिटेल्स, सॉफ्ट कॉपी नहीं, कोई निकाल के फोटो निकाल के
ऊपर अपलोड करना है पीडीएफ, ऐसा नहीं है। उसकी एक एक डिटेल्स वहां पे एंटर करना है और वो एंटर करोगे, आईआरपी अलग से पोर्टल है, वहां पे जैसे अपलोड करके सबमिट करोगे वहां से मिलेगा एक आईआरएन। आईआरएन एक बहुत बड़ा सा कोड होता है, एक नंबर होता है, वो आपको क्यूआर कोड में भी मिल जाएगा। वो क्यूआर कोड वाला डाउनलोड करके आपने जो इनवॉइस बनाया उसके ऊपर पेस्ट करके प्रिंट करके क्लाइंट को देना है, समथिंग लाइक दैट। क्लाइंट मतलब सामने वाला जो रेसिपेंट है। ये ई इनवॉइस वाली नौटंकी बाजी कब करनी है, किसको करनी है और क्यों करनी है? देखो, करनी इसलिए क्योंकि जैसे ही आप डिटेल सबमिट करते हो तो डिपार्टमेंट को बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आप ये सप्लाई कर रहे हो, ये करने वाले हो। इसमें जो भी डिटेल्स आप सबमिट करोगे ये आपको ई वे बिल बनाने में भी काम आएगा और ये डिटेल आपको जीएसटीआर 1, जो आपका रिटर्न फाइलिंग का जीएसटीआर 1 होता है, उसके अंदर ये डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बार बार आपको इसका ये मशक्कत नहीं करनी है। अगर आपने ये आईआरपी पे डालने के लिए ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस के हिसाब से डेटा सबमिट किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैच करके आपको ई वे बिल में भी वो भरने के लिए दे देगा और वही सिस्टम आपको आपके जीएसटीआर 1 के लिए भी बता देगा। सर ये किस किस को करना है, क्या नौटंकीबाजी है? तो देखो, ये करना है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड तो करने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल पर्सन हो तो नहीं। टैक्सेबल पर्सन में दो आते हैं, वन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द अदर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैं बात कर रहा हूं रजिस्टर्ड पर्सन की, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। ऐसा पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड उसका अग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड्स 5 करोड़, तो फिर उसको ये कंप्लाई करना होगा। सर ध्यान देना, कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कोई भी, कब से? 2017-18। एक और एक बात ध्यान देना, मेरा पिछले में कोई भी साल में मेरा अग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर नहीं गया है। मेरा ये साल का करंट ईयर का टर्नओवर 7 करोड़ हो चुका है। क्या मुझे अब से ई इनवॉइस बनाना है? नहीं 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 नहीं। आपको ई इनवॉइसिंग बनाने के लिए लास्ट ईयर चेक करना पड़ेगा, कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एक्सीड हुआ है क्या? नहीं। तो इस साल नहीं बनाना है। हाँ, इस साल आपका 5 करोड़ के ऊपर चला गया, 7 करोड़ हो गया, तो अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको कंप्लाई करना पड़ेगा 1 अप्रैल से। इस बात को ध्यान देना, एमसीक्यूज में गड़बड़ करते हैं लोग। दूसरी बात, अग्रीगेट टर्नओवर बोला हुआ है भाई साहब, तो आपको टर्नओवर इन स्टेट नहीं, अग्रीगेट टर्नओवर देखना है। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट की हमेशा से आदत है स्टूडेंट्स के मजे ले लेता है, यहां पे वर्ड है एक्सीड्स 5 करोड़। सो इफ द क्वेश्चन इज सेइंग लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ है तो आप बोलोगे कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी साल में 5 करोड़ है लेकिन उससे ऊपर नहीं गया तो आप बोलोगे नहीं अप्लाई होगा। इफ इट इज एक्सीडिंग 5 करोड़ तब होगा। कौन से इनवॉइसेस को अपलोड करना है, डिटेल्स को? सो ओनली B2B सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन। B2C वाले होंगे तो करने की जरूरत नहीं है, B2B होगा तो करने की जरूरत पड़ती है। दिस इज इट। आपको ये बात समझनी होगी, कौन सा पर्सन करेगा ये? रजिस्टर्ड पर्सन। वो भी कब? जब उसका अग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड्स 5 करोड़, तो फिर उसको ये कंप्लाई करना होगा। लेकिन कौन से इनवॉइस के लिए? B2B इनवॉइस के लिए या फिर एक्सपोर्ट्स के लिए। देन यू हैव एक्सेप्शन, सर इन लोगों को ये कंप्लाई नहीं करना है, मतलब इनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। अगर इनका लास्ट में से कोई भी फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया तो भी ये कंप्लाई नहीं करेंगे भाई साहब। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है कुछ 6 स्पेसिफिक लोग, इनका आपको लिस्ट याद रख लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लिस्ट आउट दो स्पेसिफिक केसेस जहां पे कोई व्यक्ति के ऊपर ई इनवॉइसिंग नहीं लगता। लिस्ट आउट द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल केसेस वेयर ई इनवॉइसिंग डज नॉट अप्लाई। यू शुड बी राइटिंग दीज स्पेसिफिक नेम्स। नाम आपको याद रखने होंगे। 2 पर येलो टैग वाले हैं, एक है एसईजेड यूनिट। ध्यान देना, एसईजेड डेवलपर नहीं है, मतलब एसईजेड डेवलपर इज रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइसिंग इफ दे आर एटीओ, अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड्स 500 करोड़। लेकिन एसईजेड यूनिट वाले पे तो अप्लाई नहीं होगा। और एक बात समझ लो, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी पे प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। और ये 4 नाम जो पिंकी कलर में लिखे हुए, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई एनबीएफसी भी आ जाएगा, जीटीए, देन सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड पर्सन सप्लाइंग वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थिएटर, पीवीआर और आईनॉक्स एंड ऑल ऑफ दैट। सर अगर ये लोगों को कंप्लाई नहीं करना है तो इनके जो रेसिपेंट्स है वो तो घबरा जाएंगे, क्योंकि रेसिपेंट को देखने को मिलेगा कि ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन कंप्लाई नहीं हुए। देखो, अगर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन कंप्लाई हुए होंगे तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं वो क्यूआर कोड निकालूंगा। जैसे मैंने अपलोड किया आईआरपी वाले पोर्टल पे तो मेरे को आईआरएन मिला, आईआरएन एक क्यूआर कोड फॉर्मेट में मिलता है, वो मैं इनवॉइस के ऊपर पेस्ट कर दूंगा और इनवॉइस प्रिंट करके दूंगा। तो रेसिपेंट को जब क्यूआर कोड देखने को मिलेगा तो उसको लगेगा कि आईआरएन लगा हुआ है, मतलब कि प्रोविजंस कंप्लाई हुए। लेकिन अगर रेसिपेंट को ऊपर क्यूआर कोड देखने को नहीं मिलेगा तो उसको लगेगा सामने वाले ने कंप्लाई नहीं किया है, और ऐसे केस में वो घबरा जाएगा। तो बोला ये 5-6 लोग, जब भी आप इनवॉइस बनाओगे तो इनवॉइस पे एक डिक्लेरेशन लिख देना, उस डिक्लेरेशन में ये बात मेंशन कर देना कि भाई साहब हम एक्सेप्शन कैटेगरी के लोग हैं, इवन दो हमारा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया, बट वी आर नॉट सपोज टू कंप्लाई विद ई इनवॉइसिंग प्रोविजन, सो बी रेस्ट एश्योर्ड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये रहा पूरा पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, अगर आपने ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है तो फिर वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट नौटंकीबाजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आप बस एक सिंगल इनवॉइस कॉपी प्रिंट करके सामने वाले को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ई वे बिल का एक रेफरेंस यहाँ पे डाल करके मैंने बताया हुआ है, और वो ई वे बिल वाले रिविजन वीडियो में भी आपको पता चलेगा। ई वे बिल वाले में बोलते हैं कि जो जो ट्रक लेके जा रहा है, जो पर्सन इन चार्ज है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं, वैसे तो उसको इनवॉइस की कॉपी हमको देनी होती है कभी रास्ते में जीएसटी ऑफिसर अगर चेक करे तो। लेकिन अगर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस कंप्लाई हुए हैं तो मैं जो गुड्स दे रहा हूं वो ट्रक वाले को बोलूंगा कि ये काम कर भाई साहब, ये क्यूआर कोड तेरे को भेज रहा हूं। अगर रास्ते में कभी ऑफिसर आपको ट्रक रुकाए और बोले कि इनवॉइस बताओ, तो ऑफिसर को क्यूआर कोड शो कर देना, वो स्कैन करके ऊपर जो अपलोडेड डेटा है उसी को चेक कर लेगा। एंड दिस इज लीगली एंड ऑफिशियली अलाउड। जीएसटी वालों ने बात क्लियर करके वहां पे बोल दी हुई है कि ई वे बिल बनाने के टाइम पे ई वे बिल तो बना दो, लेकिन जब ट्रक वाला लेके जाएगा तो उसको पूरा इनवॉइस का प्रिंट मत दो, चलेगा क्यूआर कोड दे देना, ऑफिसर स्कैन करके देख लेगा। और एक बात यहाँ पे एक बात बोल दी कि अगर आपने इनवॉइस बनाते वक्त ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया तो जो भी इनवॉइस बनाया वो इनवैलिड माना जाएगा। तो मान लो मैंने आईआरपी वाले पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर तो 5 करोड़ के ऊपर चला गया था, 7 करोड़ हो गया था, तो मुझे करना चाहिए था। आप भी रजिस्टर्ड, मैं भी रजिस्टर्ड, तो मेरा B2B ट्रांजेक्शन है। मैंने जो इनवॉइस दिया था उसको मैंने अपलोड नहीं किया आईआरपी पोर्टल पे, आईआरएन नहीं लिया, क्यूआर कोड नहीं लगाया और ऐसे ही प्रिंट करके आपको दे दिया, तो वो केस में मैंने जो इनवॉइस दिया है वो इनवैलिड माना जाएगा और आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि जो भी इनवॉइस हरीश से आया था उसके ऊपर जीएसटी अमाउंट है 67,000 एंड ही वांट्स टू एंड यू वांट टू टेक आईटीसी ऑफ 67,000, बट हरीश ने ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है, तो बोल देना आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि आईआरएन मतलब वो उसके ऊपर अपलोडेड नहीं है। तो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस कंप्लाई किए बिना जो इनवॉइस आता है वो इनवैलिड इनवॉइस है और ऐसे केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल द डेटा दैट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। और एक बात आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, ये जो एक्सेप्शन कैटेगरी के लोग हैं, जब ये किसी को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सामने वाला रजिस्टर्ड है, अब ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, B2B ट्रांजेक्शन हो गया, तो इनको आउटवर्ड करते वक्त इनको ई इनवॉइसिंग नहीं करवाना है। लेकिन जब ये किसी से खरीद रहे हैं तो जो सामने वाला इनको बेच रहा है भाई साहब वो तो इनवॉइसिंग करेगा ना। ये स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग, ये 6 लोग, जब ये 6 लोग किसी को आउटवर्ड करेंगे तो ये इनवॉइसिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई अगर इनको बेच रहा होगा तो उस व्यक्ति को ई इनवॉइसिंग करना होगा। और एक बात आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि इफ द इनवॉइस इज इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 9(3), मतलब ऐसे समझ लो ना कि ये हम इनकी बात नहीं कर रहे, इनकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं जिन पे प्रोविजन लगता है। तो अगर मैं हूं और मैंने आपको आउटवर्ड करके एक ट्रांजेक्शन करके दिया है, मैं भी रजिस्टर्ड, आप भी रजिस्टर्ड, ट्रांजेक्शन इज B2B, मेरा लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया तो मैं नोटिफाइड की लिस्ट में आ गया। अब मैं आपके साथ एक B2B ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, बट इट इज टैक्सेबल अंडर RCM, रिवर्स चार्ज लगता है और आपको टैक्स पे करना है। लॉ बोलता है फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स वो पे करे RCM में या हरीश तू पे करे। क्या तेरा कोई भी साल का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया है? हाँ। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का? हाँ। क्या तू रजिस्टर्ड है? हाँ। क्या तेरा ट्रांजेक्शन B2B है? हाँ। तो बस तुझे अभी इनवॉइसिंग करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो टैक्स RCM में सामने वाला पे करे या हरीश तू पे करे। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल नंबर 3 जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है। और एक बात पॉज करके इसको रीड कर लेना। और एक बात यहाँ पे ये है कि जो हमने ई इनवॉइसिंग बना करके अपलोड कर दिया, क्या उसको कैंसिल कर सकते हैं? तो देखो उसको कैंसिल कर तो सकते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही। वेयर नीडेड द सेलर कैन कैंसिल द IRN और ई इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग इट ऑन द IRP विद इन स्पेसिफिक टाइम। दूसरी बात, अगर आपको ई इनवॉइसिंग में कुछ अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती है विच इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन IRP पोर्टल। वो अमेंडमेंट अगर करनी है तो इट विल बी डन ओनली ऑन द GST पोर्टल व्हाइल फाइलिंग द GSTR1। तो एक बार ई इनवॉइसिंग बना दिया तो उसके अंदर कुछ भी अमेंडमेंट करनी है तो GSTR1 में ही होगा, यहां पे नहीं होगा। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस इज नॉट पॉसिबल थ्रू IRP पोर्टल और GST पोर्टल अलग है। IRP पोर्टल पे आप अपने ई इनवॉइसिंग को अपलोड, अपने इनवॉइस को अपलोड करते हो और उनसे IRN नंबर ले लेते हो, ई इनवॉइसिंग का काम करते हो। GST पोर्टल अलग है और ई वे बिल पोर्टल अलग है। तो आपको अगर ई इनवॉइसिंग बनाने के टाइम पे कुछ भी आपने गड़बड़ करी हुई है तो वो आपको ठीक करनी है, अमेंडमेंट करना है तो GST पोर्टल से ही होगा। ओके, दिस वाज ऑल द डेटा। अब आगे जा रहे हैं और कुछ सर्कुलर की बात करते हैं, ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड ही है। ये सर्कुलर में कहा क्या बोला, ये सर्कुलर में बोला क्लैरिफिकेशन में, ये वाला क्लैरिफिकेशन है और उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये बोला कि अगर मान लो कभी कोई व्यक्ति इस वाली कैटेगरी में है, एक्सेप्शन कैटेगरी में, जैसे बैंक्स, योर इट इज
बैंकिंग कंपनी एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक जब किसी को आउटवर्ड करेगा तो बी टू बी ट्रांजेक्शन है, बैंक भी रजिस्टर्ड, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका भले लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया, फिर भी उनको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि बैंक अपना बैंकिंग वाला सर्विस का काम करेगा तो इनवॉइसिंग नहीं करना है, बाकी केस में करना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनी एज अ होल इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ई इनवॉइसिंग। अब बैंक चाहे बैंकिंग सर्विस दे चाहे कुछ भी करे, बैंक को, एचडीएफसी बैंक को कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। ये बात इन्होंने सर्कुलर में बोली। A banking company providing banking service may also be involved in supplying some goods, including bullion, gold bullion, बड़े बड़े गोल्ड बार्स होते हैं। Said banking company is exempted from mandatory issuance of e-invoice for all supply of goods and services, thus will not be required to issue e-invoicing with respect to any supply made by it. Okay, this was the point. और एक पॉइंट है, एक दो बार एग्जाम में इसको पूछ लिया इन लोग ने, क्या है ये सर? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो एक बात समझो, आपको मैंने एक बात समझाई हुई है ऑलरेडी आरसीएम वाले चैप्टर के टाइम पे पढ़ाया था या कुछ, जहां पे एक बात बोली जाती है कि गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस। ये आरसीएम हम लोग जीटीए वाले पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं कि अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो अब वो वाले ध्यान से सोचो कि गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है वो रजिस्टर्ड है, अब वो रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, लेकिन मैं रजिस्टर्ड हूं, वो भी रजिस्टर्ड है, तो मेरा, अगर मैं उनको सप्लाई कर रहा हूं तो मेरा उनके साथ किया हुआ ट्रांजेक्शन हो जाता है बी टू बी। अब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कोई भी साल का अगर 5 करोड़ के ऊपर चला गया तो कायदे से मैं रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड बी टू बी, और मैं तो नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट में हूं, मेरा तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया। तो मेरा सवाल यह है कि क्या मुझे ई इनवॉइसिंग करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट तो बस टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है, सप्लाईज करने के लिए थोड़ा ना। तो सर्कुलर में बोला तेल लेने गया भाड़ में गया, वो किसके लिए रजिस्टर्ड है फर्क नहीं पड़ता है, अब वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है या बिजनेस करने के लिए, जो भी है फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड और नो? यस और नो? सर इट इज रजिस्टर्ड। आर यू रजिस्टर्ड? यस आई एम रजिस्टर्ड। सो इफ यू आर रजिस्टर्ड, दे आर रजिस्टर्ड। तो ऐसे केस में हरीश, अगर तू उनको सप्लाई कर रहा है, तेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, तुझे ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ये मत बोलना कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है, खत्म हो गई बात। ये बात ये आपको यहाँ पे इस सर्कुलर के अंदर पढ़ने को मिल जाती है, आप इसको पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है, ये तो आप एग्जाम्पल पढ़ लेना। ये एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू बनाया हुआ था, वो आपको इससे बेसिस से आएगा, लेकिन पहले डायनामिक क्यूआर कोड पढ़ लो, इससे समझ में आएगा। व्हाट इज डायनामिक क्यूआर कोड? डायनामिक क्यूआर कोड इज, अगर ये अलग कोड है, ई इनवॉइसिंग का अलग कोड होता है। बाय द वे, मैं रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड, मेरा लास्ट का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, तो मैंने जो भी इनवॉइस बनाया वो मुझे आईआरपी, ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे मेरे को अपलोड करना पड़ेगा, और वहां से मुझे एक आईआरएन नंबर लेना पड़ेगा। ये आईआरएन नंबर मेरे को एक बहुत बड़ा कोड होता है, और वो कोड मेरे को एक क्यूआर कोड फॉर्मेट में मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो क्यूआर कोड, लेकिन इसके अंदर आईआरएन है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। दूसरा है डायनामिक क्यूआर कोड। डायनामिक क्यूआर कोड पेमेंट के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग जाते हैं जनरल स्टोर शॉप में, कुछ बिस्किट लिया, दूध लिया, पाव लिया, ब्रेड लिया, कुछ भी लिया, कुछ कोको कोला कुछ भी ले लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भाई साहब वो क्यूआर कोड देना, तो अपन स्कैन करके उसको पेमेंट दे देते हैं। ये वही वाला क्यूआर कोड है, बट स्लाइड सा फर्क है। डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है मालूम है? जहां पे आप, अच्छा, अपन जब भी दुकान पे जाते हैं ऐसे कुछ भी ना, जनरल स्टोर पे कुछ भी खरीदते हैं, तो अपन क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, फिर एक बार पूछते हैं कि अरे भाई कितना पैसा हुआ? अच्छा 65 रुपीज, ठीक है 60, हाँ, फिर अपन पे करके बोलते हैं हाँ भाई पे कर दिया। फिर वापस कोई दूसरा बंदा आता है, फिर वो भी वो स्कैन करता है, और वो भी स्कैन करके बोलता है हाँ भाई कितना हो गया? हाँ 133, ठीक है 133, हाँ हो गया, ऐसे करके। तो वो जो क्यूआर कोड है वो उसने अपनी दुकान में एक जगह पे पेस्ट करके रखा हुआ है, चिपका के रखा हुआ है, आप जब बस उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। वो वाला जो क्यूआर कोड है वो स्टेटिक क्यूआर कोड है, वो चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। दुकान में चाहे 10,000 लोग आए, चाहे 2 लोग आए, चाहे 1 साल तक आए, चाहे 4 साल तक आए, वो क्यूआर कोड वैसा ही रहेगा, स्टेटिक। दूसरा क्यूआर कोड होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज होते रहता है।
ये डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर फर्क क्या होगा, ये वाले क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे ना तो आपको आपका अमाउंट जो पेएबल है वो उसमें लिखा हुआ आएगा। जैसे मान लो आपको पेमेंट करनी है 1428 रुपीज, तो जैसे ही आप स्कैन करोगे ना तो आपको 1428 ऐसा आ जाएगा। बस आप वो क्लिक करके अपना पेमेंट आगे जो भी है अपना यूपीआई आईडी है जो भी पासवर्ड है वो डालोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। सो डायनामिक मतलब अब आपको 1428 रुपए पे करने थे तो आपके लिए अलग क्यूआर कोड है। आपके दूसरे पीछे जो कस्टमर है उसका पेबल अमाउंट है 693, तो वो स्कैन करेगा उसका 693 आएगा। अब आपका क्यूआर कोड उसका क्यूआर कोड अलग है, आपका स्कैन करेंगे तो 1428 आएगा, उसका स्कैन करेंगे तो 693 आएगा। तो जब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यूआर कोड बनता है उसको बोलते हैं डायनामिक क्यूआर कोड। ये हर कोई नहीं बनाएगा, ये वो बनाएंगे जिन कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड्स 500 करोड़। तो पहले वाले से ई इनवॉइसिंग से मैच होता है, बस यहाँ पे लिमिट कितनी है, एक्सीड्स 500 करोड़। तो कोई भी साल का टर्नओवर अगर 500 करोड़ के ऊपर चला गया तो भाई साहब आपके ऊपर अब डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन लगेंगे। 500 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज पे लगता है, डीमार्ट पे लगेगा, शॉप स्टॉप पे लगेगा, रिलायंस डिजिटल पे लगेगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, और वो भी तब जब वो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं B2C, मतलब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। किसके ऊपर नहीं लगता है डायनामिक क्यूआर कोड, इवन दो टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर चला जाए तो भी नहीं लगेगा। सर ये लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट के अंदर ये जो पिंकी वाले 4 नाम है ये तो पहले से ही कॉपी हो रहे हैं। एक नया नाम है OIDAR की सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग। OIDAR सर्विस के जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर भी ये प्रोविजन नहीं लगता। नीचे आपको एक पॉइंट बोला गया, पॉइंट नंबर 2 के अंदर बोलते हैं कि अगर क्यूआर कोड की बात करें तो डिजिटल डिस्प्ले भी हो जाएगा तो भी चलेगा। तो कई बार हम लोग डीमार्ट में आते हैं या शॉप स्टॉप में या कुछ जाते हैं या रिलायंस डिजिटल में हम लोग फोन लिया या कुछ लैपटॉप या कुछ खरीदा, वो लोग आपको क्यूआर कोड उस टाइम पे उनका डिजिटल वाला उनका सिस्टम आपको घुमा करके दे देंगे, फिर आप स्कैन करके पेमेंट करोगे। तो ऐसे केस में आपको इनवॉइस में प्रिंटेड नहीं मिलता है, वो डिजिटली आपको वो शो कर देते हैं, आप स्कैन करके पेमेंट करते हो। दैट इज ऑल्सो ओके। सो इफ द invoice does not contain the QR code, rather the QR code is made available to you through a digital display, that is also okay, माना जाएगा प्रोविजंस को कंप्लाई कर लिया है। सो हियर इज द डायनामिक क्यूआर कोड पॉइंट। अब सवाल ये उठा यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर, कोई एबीसी लिमिटेड है, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 800 करोड़ है। भाई साहब 800 करोड़ है मतलब 5 करोड़ के ऊपर चला गया, ये वाला 5 करोड़ के तो ऊपर चला गया, मतलब ई इनवॉइसिंग भी लगेगा, और 500 करोड़ के ऊपर चला गया इसलिए डायनामिक क्यूआर कोड भी लगेगा। तो अगर कोई एंटिटी का 800 करोड़ का टर्नओवर है मतलब 500 के ऊपर ही ऑब्वियसली, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर व्हिच इनवॉइसेस ऑफ एबीसी शैल हैव अ क्यूआर कोड। कौन कौन से इनवॉइस पे क्यूआर कोड होना चाहिए, B2C पे होना चाहिए, हाँ B2C वाले पे डायनामिक क्यूआर कोड होगा पेमेंट के लिए। B2B पे होना चाहिए, हाँ B2B पे ई इनवॉइसिंग वाला क्यूआर कोड होना चाहिए जिसके अंदर IRN है। एक्सपोर्ट पे होना चाहिए, हाँ एक्सपोर्ट पे भी IRN वाला होना चाहिए। एंड फॉर इनवॉइसेस वेयर सप्लाई इज मेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो TDS के लिए रजिस्ट्रेशन लिए थे, हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है, तो उसमें भी क्यूआर कोड होना चाहिए IRN वाला। ठीक है, तो ये 1 मार्क का MCQ इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ था। What are the types of tax invoices and special documents? तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, और एक बात आपको बता दूं कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं कुछ 2, 3, 4 मार्क के। पहला 8 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मतलब आपको एक एक अलग अलग टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना है। ये कब होता है, देखो जब कोई व्यक्ति का बिजनेस है और वो B2C के ट्रांजेक्शन कर रहा है। देखो कंसोलिडेशन मैंने क्लास में इसका रीजनिंग बताया हुआ है, बस इतना ऑन अभी रिवीजन के लिए समझ लो कि जब भी वर्ड कंसोलिडेटेड देखोगे, कंसोलिडेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब ट्रांजेक्शन B2C है, B2B के अंदर कंसोलिडेशन हो ही नहीं सकता। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मतलब आपके जो छोटे छोटे B2C ट्रांजेक्शंस हैं उनके लिए हर बंदे को इनवॉइस मत बना के दो। जैसे मान लो आपकी दुकान है और आपने दुकान में जो प्रोडक्ट बेचा हुआ है वो 150, 180, 180, 120, 65 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा हुआ है, किसी को 60 रुपीज का, किसी को 120, किसी को 180। तो हर एक बंदे को एक इनवॉइस नहीं भी बना के दिया तो भी चलेगा। बस दुकान बढ़ाने के टाइम पे, जब दुकान बंद कर रहे हैं उस टाइम पे आपने पूरे दिन में ऐसे छोटे छोटे जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे सबको मिला करके एक ही इनवॉइस बना दो। फॉर एग्जांपल एक 60 रुपए का प्रोडक्ट है 60 रुपीज का और बहुत रनिंग आइटम है, और पूरे दिन में ऐसे B2C वाले लोग अनरजिस्टर्ड वाले लोग आए थे और वो आपसे खरीद के गए 60 रुपए का प्रोडक्ट। ठीक है, ये 60 रुपए का प्रोडक्ट है और ऐसे पूरे दिन में 100 लोग आके खरीद के गए थे, तो आपने हर एक को इनवॉइस नहीं दिया तो भी चलेगा। 60 into 100 जो बिजनेस हुआ है, 6,000 रुपए का बिजनेस हुआ है, ये 6,000 रुपए का इनवॉइस एक ही बना देना। दिस कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस सबको मिला करके एक ही इनवॉइस बना देना दुकान बढ़ाने के टाइम पे। ये वाला पॉइंट ये बोलना चाह रहा है।
सो अ रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान देना रजिस्टर्ड पे ही अप्लाई होता है, मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, चाहे तो टैक्स इनवॉइस नहीं बनाए इफ ऑल थ्री फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एमसीक्यू वगैरह में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन, जो प्रोडक्ट बेचा है गुड्स हो या सर्विस हो, उसकी वैल्यू इज लेस देन 200, लेस देन 200। एग्जाम में स्टूडेंट के मजे लिए जाते हैं, एग्जैक्ट 200 लिख दिया जाता है। एग्जैक्ट 200 होगा तो पॉसिबल नहीं है, आपको चेक करना चाहिए द वैल्यू शुड बी लेस देन 200। दूसरा, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, मतलब ट्रांजैक्शन B2C है। एंड तीसरा, द रेसिपेंट डज नॉट रिक्वायर द इनवॉइस, सामने वाले को इनवॉइस नहीं चाहिए, वो अनरजिस्टर्ड है और जो भी बेचा हुआ है उन गुड्स की वैल्यू लेस देन 200 है, तो ऐसे केस में उसको इनवॉइस मत बना के दो। अब पूरे दिन के अंदर ऐसे जितने भी लोग आए थे जिनको आपने इनवॉइस नहीं बना के दिया, उन सब के लिए टोटल अप करके दिन खत्म होने के टाइम पे एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना दो, चलेगा। Instead, in such case, he can issue a consolidated tax invoice at the close of each day in respect of all such supplies. Exception, सर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो थिएटर्स होते हैं उनकी कभी कभी मूवी टिकट 150 रुपए की 180 की होती है, तो वो भी ई इनवॉइस उनको भी चाहिए, तो वो भी कंसोलिडेट बना दे, नहीं नहीं चलेगा, उनको झक मार के हर बार अलग अलग इनवॉइस बना के देना पड़ेगा। तो अगर 180 रुपए की टिकट है या 150 रुपए की टिकट है तो उनको हर किसी को एक इनवॉइस बना के देना पड़ेगा। लेकिन सर थिएटर वाले तो कभी इनवॉइस बना के देते नहीं, हमको तो मालूम है, हम तो मूवी देखने गए थे। तो भाई साहब आगे एक प्रोविजन है जो बोलता है थिएटर वाले लोगों को अलग अलग इनवॉइस बना के देने की जरूरत नहीं है। वो जो टिकट मतलब अलग अलग इनवॉइस में इनवॉइस बना के देने की जरूरत नहीं है, वो जो टिकट इशू करते हैं ना उस टिकट को इनवॉइस मान लेंगे। अब टिकट तो हर किसी को अलग बना के देते हैं, तो बस खत्म हो गया, चल गई बात। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज बिल ऑफ सप्लाई। देखो बिल ऑफ सप्लाई के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो बनाने हैं, इसके ऊपर मैंने एक टेबल बना दिया है। मैं आपको कोशिश करता हूं मेरे पास वो बना जहां पे होगा वो पेज दिखा देता हूं। ये रहा, ये मैंने ऑलरेडी सब इसमें बताया, बिल ऑफ अपना कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर बताया। तो अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आपको तो हमेशा बनाना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई। अब आपने जो प्रोडक्ट बेचा है वो टैक्सेबल अंडर जीएसटी है या एग्जेम्प्ट है, फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्पोजिशन डीलर हो हमेशा क्या बनाओगे, बिल ऑफ सप्लाई। दूसरी बात, अगर कॉम्पोजिशन हो तो ठीक, अगर कॉम्पोजिशन नहीं रेगुलर वाले हो जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, उसको क्या भाई, वो व्यक्ति अगर एग्जाम सप्लाई करेगा, अब कोई भी करे एग्जाम सप्लाई ही तो कर रहा है, अब चाहे रेगुलर टैक्स पेयर करे या कॉम्पोजिशन डीलर करे, अगर एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो हमेशा बनाएगा बिल ऑफ सप्लाई। तो ये हमेशा समझ लो, कॉम्पोजिशन डीलर की जिंदगी में आता है बिल ऑफ सप्लाई, और कोई भी व्यक्ति अगर एग्जाम सप्लाई करे तो उसकी जिंदगी में भी आता है बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस कब बनता है, टैक्स इनवॉइस बनता है तब जब टैक्सेबल सप्लाई करी है और एक ऐसे पर्सन ने जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन के लिए बनाता है टैक्स इनवॉइस। और एक बात समझ लो कि जो कॉम्पोजिशन डीलर है जब वो बनाता है बिल ऑफ सप्लाई, तो उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई पे हमेशा हमेशा एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, देखो इधर पॉइंट नंबर डी के अंदर है, उसको हमेशा अपने बिल ऑफ सप्लाई पे टॉप पे लिख देना चाहिए, एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये बिल ऑफ सप्लाई पे लिख देना चाहिए। तो ये जो आपका थर्ड वाला जो डॉक्यूमेंट था बिल ऑफ सप्लाई, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। हम लोग इस पॉइंट पे थे। दिस वॉज पॉइंट थर्ड। पॉइंट नंबर फोर्थ, रिसीट वाउचर। जब भी किसी से पैसा रिसीव होता है एडवांस में, गुड्स और सर्विस बाद में डिलीवर होंगे, गुड्स बाद में डिलीवर होंगे, सर्विस बाद में प्रोवाइड की जाएगी। अगर पैसा फिलहाल आ गया है तो ये इस बात का प्रूफ कि आपका पेमेंट हमारे पास रिसीव हो गया, उसके लिए डॉक्यूमेंट बना के देते हैं रिसीट वाउचर, एविडेंसिंग द रिसीट ऑफ पेमेंट। लेकिन जब रिसीट वाउचर मैंने इशू किया तब उस टाइम पे ये बात मुझे पता नहीं थी कि मेरा ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट होगा कि इंट्रा होगा। मुझे ये नहीं पता था कि कौन से गुड्स प्रोवाइड करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर गुड्स पे तो 12% का जीएसटी है, दूसरे पे 18 है, तीसरे पे 28% है। तो लॉ बोलता है अगर आपको रेट क्या लगाना है, क्योंकि फ्यूचर में कौन से गुड्स हैं उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर एक काम करो, आप रेट फिलहाल के लिए 18% लगा दो, चाहे कुछ भी हो, फिलहाल के लिए जस्ट फॉर जस्ट फॉर द सेक आप 18% लगा दो। अब आप कंफ्यूज हो कि मुझे ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट करना है कि इंट्रा करना है, उसकी भी क्लैरिटी नहीं है, तो फिलहाल के लिए मान लो कि इंटरस्टेट है। तो रिसीट वाउचर बनाते वक्त अगर नेचर ऑफ सप्लाई पे कंफ्यूजन है तो इंटरस्टेट मान लो, और अगर रेट ऑफ टैक्स पे कंफ्यूजन है तो 18% लगा लो। कुछ टाइम के बाद हो सकता है सामने वाला आपके साथ डील कैंसिल कर दे और आपको बोले कि मेरा पेमेंट रिटर्न कर दे, मेरे को आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करना है। तो आपने अगर उसको रिफंड वाउचर रिसीट वाउचर इशू किया था
और अब आप उसके साथ ट्रांजेक्शन कैंसिल कर रहे हो तो उसके पैसे रिटर्न देते वक्त आप उसको बना के दोगे रिफंड वाउचर। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इशूज अ रिसीट वाउचर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट, लेकिन लेटर ऑन नो सप्लाई इज मेड एंड नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड, तो ऐसे केस में उसको आप रिफंड वाउचर दे देना। लेकिन एक बात समझ लो, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तब ये दोनों कंडीशंस बहुत काम आती है। ट्विन कंडीशन है, ये दोनों नहीं हुआ है, अब तक सप्लाई नहीं किया है एंड अब तक कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया है। इसकी रीजनिंग मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल है और क्लास के अंदर मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन करा हुआ है। फिलहाल के लिए बस ये दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, रीजनिंग तो आपको क्लास में दे रखा हूं कि अगर अब तक कोई सप्लाई नहीं हुआ है एंड अभी तक कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया है तो ही मैं रिसीट वाउचर सॉरी रिफंड वाउचर बनाऊंगा। तो पहली पॉइंट, मैंने उसको पेमेंट जब रिसीव हुई थी तो रिसीट वाउचर इशू किया, लेटर ऑन अब तक कोई सप्लाई नहीं किया हुआ है और अब तक कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया है और वो बंदा अब मुझे बोल रहा है कि मुझे डील कैंसिल करनी है, तो ऐसे केस में मैं क्या बना सकता हूं, रिफंड वाउचर। चार बातें, आई एम सॉरी, पैसे आए थे तब रिसीट वाउचर दिया था, अभी वो बोल रहा है डील कैंसिल करो, ना अब तक मैंने कुछ सप्लाई करा है और ना ही मैंने कोई टैक्स इनवॉइस बनाया। अगर ये चारों बातें फॉल कर रही है तो आप बोलना क्या बना सकते हैं, रिफंड वाउचर। और एक बात समझ लो, ऊपर छोटा सा एक डॉक्यूमेंट आपको बता दूं, इनफैक्ट पॉइंट नंबर 7 वाला बता दूं। पॉइंट नंबर 7 इज अबाउट इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। सर ये इनवॉइस और पेमेंट वाउचर की एक बात समझो, जब मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी या बहुत सारे चैप्टर्स कराया तब एक लॉजिक बताया था, C2B प्लस आरसीएम। C2B प्लस आरसीएम इज सेल्फ इनवॉइसिंग। तो देखो, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और मैं रजिस्टर्ड हूं तो वो ट्रांजेक्शन होता है C2B, मतलब ही सप्लाइंग, आई एम द रेसिपिएंट। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड ले रहा है तो ये ट्रांजेक्शन C2B है। ये ऑफिशियल वर्ड नहीं है, आंसर में मत लिखना, इंस्टीट्यूट कंफ्यूज हो जाएगा और आपको एग्जाम पेपर चेकर कंफ्यूज हो जाएगा, शायद मार्क्स देना दे। ये मेरा बनाया हुआ वर्ड है। अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को बेचा हुआ है तो C2B है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को बोले तो B2C हो जाता है, लेकिन उसका रिवर्स गेम है। अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को बेच रहा है एंड ट्रांजेक्शन में आरसीएम लगता है। अब अगर आरसीएम लगता है तो मैं तो टैक्स पे करने वाला हूं, लेकिन इनवॉइस कौन बनाएगा? मैंने बोला भाई तू इनवॉइस बना दे, बोलता है मैं इनवॉइस नहीं बना सकता, मैं अनरजिस्टर्ड हूं। अब मेरे को टैक्स पे करना है लेकिन इनवॉइस वो बना के दे नहीं रहा है, तो लॉ बोलता है हरीश तू तो रजिस्टर्ड है ना, तू इनवॉइस बना दे। सो द ट्रांजेक्शन इज C2B एंड द रेसिपेंट विल हिमसेल्फ फॉर आरसीएम ट्रांजेक्शन ही विल हिमसेल्फ इशू अ इनवॉइस। अगर रेसिपेंट खुद ही इनवॉइस बनाने वाला है तो वो हो जाता है सेल्फ इनवॉइसिंग बाय द रेसिपेंट। तो ये इनवॉइस कब बनाना चाहिए? जब ट्रांजेक्शन C2B प्लस आरसीएम है। I have purchased some goods or services from unregistered and I have to pay tax under RCM. Thus, I will have to issue invoice in my own name and that is self-invoicing. ऐसे केस में जब मैं सामने वाले को पेमेंट कर दूंगा तो मुझे उसको इशू करना चाहिए पेमेंट वाउचर। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसके ऊपर आरसीएम लग रहा है तो सामने वाले को जब वो पेमेंट देगा तो उसको इशू करना चाहिए पेमेंट वाउचर। और ऐसे केस में आपका ट्रांजेक्शन अगर C2B वाला है तो आपको इनवॉइस भी खुद ही बनाना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सर सेल्फ इनवॉइसिंग कब तक बनाना चाहिए? तो देखो उसके लिए एक टाइम लिमिट बना के अमेंडमेंट के तौर पे बोला हुआ है कि ये जो ई इनवॉइसिंग है इसको बनाने के लिए 30 डेज का टाइम लिमिट है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अभी बोल रहा हूं, एमसीक्यू में आ सकता है, मुझे मालूम नहीं, अब तक पूछा नहीं है, पूछा जाएगा तो आप उसके लिए रेडी रहना। सेल्फ इनवॉइसिंग कितने दिन में बनाना चाहिए? सेल्फ इनवॉइसिंग बनाना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दोस गुड्स और सर्विसेज। जब से रिसीव हुए गुड्स और सर्विस वहां से 30 दिन के अंदर बना देना चाहिए। ये था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 6 भी हो गया। अब ऊपर आते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 इज B2C। B2C वाले ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है एंड दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मतलब सामने वाले ने सॉरी मैं रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड, B2C है, मैं आपको कुछ सप्लाई कर रहा हूं लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन में आपने मेरे से टैक्सेबल चीजें भी खरीदी हुई है और एग्जेम चीजें भी खरीदी हुई है। देखो दो चीजें हैं, पानी की बोतल है यहाँ पे, वो आपको ग्रीन स्क्रीन की वजह से वो उसका ढक्कन ग्रीन कलर का इसलिए दिख नहीं रहा है, बट ये बिस्लरी है, ठीक है, बिस्लरी है ये, ओके। ये बिस्लरी और ये एग्जेम्प्ट है और ये टैक्सेबल है। तो अगर आपने मेरे से ये दोनों चीजें एक साथ में खरीदी हुई है, सिंपल ट्रांजैक्शन, दोनों चीजें एक साथ खरीदी हुई है, तो B2C वाले केस में जब सामने वाला दोनों ही चीजें एक साथ खरीद रहा है तो मैं आपको एग्जेम्प्ट के लिए बिल ऑफ सप्लाई बना के दूं और टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए टैक्स इनवॉइस बना के दूं। तो लॉ ने बोला हरीश तेरे पास ऑप्शन है, एक काम कर, अगर तूने टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट दोनों चीजें बेची है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो उसको तो वैसे भी कुछ आईटीसी नहीं मिलता है। एक काम कर, अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं बना के देना है तो चलेगा, टैक्सेबल के लिए टैक्स इनवॉइस, एग्जेम्प्ट के लिए बिल ऑफ सप्लाई, वो सब छोड़, एक सिंपल डॉक्यूमेंट बना दे, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई फॉर ऑल सच सप्लाईज। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड वाले हो तो आपको आईटीसी भी चाहिए होगा, आपको आईटीसी चाहिए होगा तो टैक्सेबल
टैक्सेबल वाले के लिए टैक्स इनवॉइस बना के दूंगा और एग्जाम वाले के लिए बिल ऑफ सप्लाई। तो ये इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा कब? जब ट्रांजैक्शन B2C का है एंड सामने वाले ने मेरे से टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड दोनों चीजें खरीदी हुई है। रिसीट वाउचर पढ़ा दिया, बिल ऑफ सप्लाई बता दिया। अब ये वाला डॉक्यूमेंट है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, और आगे जाकर के एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी चालान। पोस्ट दिस मोस्ट ऑफ द काम हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक नया टेबल बनाया हुआ है, वो इसके लिए 7th पॉइंट के लिए। 7th पॉइंट के लिए मैंने क्या बनाया, अगर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट फॉर आरसीएम सप्लाईज रिसीव्ड, अगर मैंने किसी से लिया हुआ है और ट्रांजैक्शन आरसीएम का है, तो मुझे एक सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है और दूसरा पेमेंट वाउचर बनाना पड़ता है। अब सामने वाला जिससे मैंने खरीदा हुआ है, अगर वो भी रजिस्टर्ड है, मैं भी रजिस्टर्ड हूं, तो B2B है। आप रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड, B2B है। तो भाई आप तो इनवॉइस बना सकते हो ना, मुझे इनवॉइस बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। आप इनवॉइस बना के दे दो, टैक्स मैं पे कर देता हूं। सो इनवॉइस विल बी इशूड बाय यू द सप्लायर एंड रेसिपिएंट विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। ऐसे केस में सेल्फ इनवॉइसिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मैं आपको पेमेंट करूंगा, डेफिनेटली मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर। अगर ट्रांजैक्शन C2B है, मतलब आप अनरजिस्टर्ड हो और मैं रजिस्टर्ड हूं, तो आरसीएम में टैक्स तो पे करूंगा, लेकिन इनवॉइस आपको बनाने बोला तो आप इनवॉइस भी नहीं बना रहे हो, तो मुझे एक सेल्फ इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा और पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा। सो इफ द ट्रांजैक्शन इज आरसीएम एंड इट इज अ C2B केस, तो सेल्फ इनवॉइसिंग भी आएगा, पेमेंट वाउचर भी आएगा। बट इफ इट इज अ B2B केस, तो एटलीस्ट सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं आएगा, बट पेमेंट वाउचर फिर भी आएगा। ठीक है, MCQ के लिए बनाया था, MCQ के लिए एग्जाम में आ सकता है। ऊपर जा रहा हूं, रिवाइज टैक्स इनवॉइस खत्म कर रहा हूं। रिवाइज टैक्स इनवॉइस सर, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब आता है? तो पहली बात तो एक सीन समझ लो, आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बात समझी होगी कि लायबल होने के बाद अगर 30 दिन में अप्लाई कर देते हो, तो आपकी रजिस्ट्रेशन चाहे जब भी आए, इफेक्टिव उस दिन से होगी जिस दिन आप लायबल हुए थे। उस डेटा को ध्यान में रखते हुए इस टेबल को देखो। एक व्यक्ति है जिसने 1 दिसंबर को वो लायबल हो गया। अब उसने 19 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई है 26 दिसंबर को। अब भले ही रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर को ग्रांट हुई है, लेकिन लॉ बोलता है आपकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव तो उस दिन से जिस दिन आप लायबल हुए थे, बिकॉज आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम बात यह है कि मुझे रजिस्ट्रेशन का जो GST नंबर है वो आया 26 दिसंबर को है, लेकिन इफेक्टिव 1 दिसंबर से हो। तो यहां से तो जो भी इनवॉइस बना के दूंगा, आई विल इशू नॉर्मल टैक्स इनवॉइस एज यूजुअल फ्रॉम 26 दिसंबर ऑनवर्ड्स। लेकिन लॉ तो मुझे रजिस्टर्ड पर्सन मान रहा है फ्रॉम 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर में मैं रजिस्टर्ड तो कहलाया जा रहा हूं, लेकिन मेरे को GST नंबर तो इसी डेट पे पता चला है। तो लॉ बोलता है एक काम कर, ये वाली डेट पे जब तेरे पास GST नंबर आया, उस दिन पे इन सारे लोगों को कम्युनिकेट करके, फोन करके बुला या बोल या जो भी है, और इनको बोल कि मेरे पास अब GST नंबर आ गया है और इस पीरियड के लिए आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं अब आपको बना के देता हूं टैक्स इनवॉइस। लेकिन क्योंकि पुराने वाले पीरियड के लिए अब एक नया इनवॉइस बना के दे रहे हो, आपने तब कुछ कच्चा पक्का डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो उसको फाड़ करके एक प्रॉपर GST वाला बिल बना के दोगे, और वो GST वाला बिल को बोला जाता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये कौन से डेट से कौन सी डेट के लिए? फ्रॉम द डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन till the date of grant of registration। इस पूरे पीरियड के अंदर जितना भी बिजनेस किया था, इन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए आप बनाओगे एक रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है रादर कि कौन से डेट और कौन से पीरियड के लिए बनाया जाएगा। सो फ्रॉम 1st of December till 26th of December, that is the date on which you become liable for registration till the grant of registration, you should issue revised tax invoice। लेकिन जिंदगी भर मत खींचना, एक महीने के अंदर अंदर पलटा के खत्म कर देना। मतलब रजिस्ट्रेशन अगर 26 दिसंबर को आई है, तो वहां से एक महीना मतलब 26 जनवरी तक ये सब काम खत्म हो जाना चाहिए। ये पूरी बात है। सो रिवाइज टैक्स इनवॉइस कौन से पीरियड के लिए? 1 दिसंबर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके 26 दिसंबर। कितने टाइम के अंदर खत्म कर देना चाहिए? एक महीने के अंदर 26 जनवरी 2026 तक ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस बना के खत्म कर देना। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल रहा हूं RTI। और एक बात है जो लॉजिकली समझ में आएगी आपको, और वो इधर है, ये रहा। ये कब होता है? ये तब हो पाता है जब आपको रजिस्ट्रेशन बैकडेटेड मिला हुआ है। पर्सन हुज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद अ बैकडेटेड इफेक्ट, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन आया 26 तारीख को, बट इफेक्टिव है 1 दिसंबर से, जिस दिन आप लायबल हुए थे। ये भी तब हो पाता है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल।
अगर 1 दिसंबर को लायबल हुआ था और 10 जनवरी को मैंने अप्लाई किया तो रजिस्ट्रेशन आएगा 18 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल, तो इफेक्टिव कब से होगा? 18 जनवरी को आया तो वहीं से होगा। तो ऐसे केस में रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं आता है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस तब आता है जब आपको मिलता एक दिन पे है बट इफेक्टिव पिछली डेट से होता है पीछे जाकर के। जैसे 26 दिसंबर को जीएसटी नंबर मिला लेकिन इफेक्टिव 1 दिसंबर से। ऑन दैट नोट, ये पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट ये मैंने आपको उस टेबल से समझा दिया जो अभी हम लोग देख रहे थे। अब बात करता हूं मैं आपसे पॉइंट नंबर 4 की, एंड दिस इज कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। महाशय गड़बड़ मत कर, ये अलग चीज है। दिस इज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, दिस वन इज कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। कॉमन बात यह है कि ये भी B2C में आता है, वो भी B2C में आता है। लेकिन ये तब आता है, ये वाला प्रोजेक्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये तब आता है जब आपने एक पर्टिकुलर दिन में अनरजिस्टर्ड पर्सन को 200 से नीचे के गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करे हुए हैं और सामने वाले को इनवॉइस नहीं चाहिए। तो हर रोज दुकान बढ़ाने के टाइम पे आप वो सारे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए बनाओगे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ये जिंदगी भर हो सकता है, रोज ऐसे आपको छोटे छोटे बिजनेस ट्रांजेक्शन करने को मिलते हैं जो 200 से नीचे है। सो रोज शाम को आप एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो। लेकिन कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस ये जिंदगी में एक ही बार आता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 26 दिसंबर को, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर है, तो आपको जीएसटी नंबर मिलेगा 26 तारीख को, इफेक्टिव होगा 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर से 26 दिसंबर के अंदर अंदर जितना भी बिजनेस किया हुआ है उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाते हो। लेकिन अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड लोग है तो 1 तारीख से 26 तारीख के बीच में जितने भी अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ ट्रांजेक्शन किया था उनको हर एक को अलग अलग रिवाइज टैक्स इनवॉइस मत बना के दो, सारे अनरजिस्टर्ड लोगों को क्लब करके एक ही बना दो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, चल जाएगा। ये बात एक ही बार होती है जिंदगी में, क्योंकि उसके बाद तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो ये थोड़ा ना जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक फंडा आता है, ये फंडा बोलता है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई किया हुआ है इन द सेम स्टेट, तो जितने भी आपके 1 तारीख से 26 तारीख के बीच में जितने भी अनरजिस्टर्ड लोगों को बेचा था सबके एक साथ मिला करके सबको एक ही बना के दे दो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। लेकिन इंटरस्टेट किया था, मतलब महाराष्ट्र में आप रजिस्ट्रेशन लिए हो और आपने ये 1 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपने अनरजिस्टर्ड लोगों को बेचा था लेकिन दूसरे स्टेट के, तो ऐसे केस में आप कंसोलिडेशन करोगे तो सही, लेकिन आपको कंसोलिडेशन करते वक्त सिर्फ वही इनवॉइस पिक करने हैं जो 2.5 लाख से नीचे के हैं, डज नॉट एक्सीड 2,50,000, मतलब 2,50,000 या उससे कम के हैं। अगर 2.5 लाख से ऊपर का इनवॉइस है तो वो मत उठाना, लेकिन ये इंटर स्टेट वालों के लिए। दूसरी बात, अगर कंसोलिडेट करोगे तो स्टेट वाइज, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये रहा, अब कोई व्यक्ति है, उसने इन पूरे 26 दिन के दौरान B2B वाले किए थे, तो भाई B2B में तो कंसोलिडेशन आता ही नहीं है। अब B2C वाले किए थे लेकिन सब लोग गोवा के हैं, ठीक है, सो सब लोग गोवा के हैं, तो ऐसे केस में देखो आप कंसोलिडेशन कर सकते हो। अब चाहे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 2.5 लाख का हो, अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो बंदा है ये गोवा में रजिस्टर्ड है और इसने जिनको बेचा है वो गोवा वाले ही है, तो ये 70,000 का हो, चाहे 2.5 लाख का हो, चाहे 2,70,000 का हो, 2.5 लाख के ऊपर होगा तो भी चलेगा क्योंकि सेम स्टेट है, इंट्रा है, ऊपर लिखा है मैंने इंट्रा। इंटर स्टेट बिजनेस किया दूसरे स्टेट में, B2B की तो बात ही छोड़ो, उसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते। B2C में भी करना है तो सिर्फ वो वाले इनवॉइस जो 2.5 के नीचे हैं, 2.5 या उसके नीचे है। ये 6,10,000 का है, नहीं होगा। ये B2C है लेकिन ये 2,56,000 का, ये भी नहीं होगा। ये B2B है तो इसमें भी नहीं होगा। तो फर्स्ट और 7th में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि B2B है, सेकेंड और 6th में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि B2C तो है लेकिन वैल्यू उस इनवॉइस की 2.5 लाख से ऊपर की है, इसलिए यहां पे नहीं हो सकता। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को क्लब करके, रजिस्टर्ड पर्सन गोवा का है, जिसको बेचा है वो महाराष्ट्र है, ये क्लब करके एक साथ बना दो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। सर लेकिन ये क्लब करेंगे तो 2.5 लाख के ऊपर चले जाएगा। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, टोटल 2.5 लाख के ऊपर चले जाए, लेकिन जो इनवॉइस पिक करने वो 2.5 लाख या उससे कम की वैल्यू के होने चाहिए। तो एक एक इनवॉइस को चेक करना पड़ेगा, जो जो इनवॉइस 2.5 लाख के ऊपर का है उसको छोड़ दो, वो कंसोलिडेट नहीं होगा, उसको सिंगल सिंगल बनाना पड़ेगा। लेकिन वो सारे इनवॉइस जो महाराष्ट्र वाले हैं और B2C वाले हैं, तो B2C वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं और वैल्यू 2.5 लाख या उससे कम है तो उनको क्लब कर देना। तो ये महाराष्ट्र वाले हैं, B2C है और वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो इनको क्लब कर दूंगा। ये रहा गोवा वाले 5,90,000, मैं बोलू कौन से, ये इनका टोटल देख लो। महाराष्ट्र वाले ये 3, ये महाराष्ट्र वाले हैं, B2C है और वैल्यू 2.5 लाख से कम की है। ये रहा इंटरस्टेट। और एक इंटरस्टेट है कर्नाटका। सर 9th पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि
बी है। 8th 10th 11th हो पा रहा है क्योंकि सब में वैल्यू 2.5 लाख से नीचे की है, तो ये सारे कर्नाटका वाले दिस सब B2C वाले हैं और वैल्यू 2.5 लाख से नीचे, तो कंसोलिडेट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, गुजरात लिखा है और इधर ये क्या स्टेट का नाम कुछ चेंज किया है मैंने बाद में। सो दिस इज ऑब्वियसली KA कर्नाटका। एंड देन वी हैव पंजाब। तो पंजाब में अगर बेचा हुआ है तो देखो ये वाला तो गया क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर चला गया, ये वाला भी गया क्योंकि B2B है, तो बाकी दोनों को इसको और इसको क्लब करोगे। ठीक है, दिस वाज कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ये पूरा हो गया, ये वाला पॉइंट था, वो टेबल से पता है। अब आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, लास्ट में है 8th डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान तब काम आता है जब आपने सामने वाले को गुड्स डिलीवर करवाने हैं, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई का है और आपने सप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन आपको लॉ ने कुछ केसेस में बोला हुआ है कि आप चाहो तो इनवॉइस बाद में बना देना, या फिर आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो सप्लाई ही नहीं है। रीड करके बताता हूं, बेटर समझ में आएगा। Instead of issuing a tax invoice, in the following cases the consigner चाहे तो may issue डिलीवरी चालान एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो एक बात हमने समझी हुई है कि रिमूवल जब फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है या शॉप या गोडाउन या कहीं से भी गुड्स जब रिमूव हो रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हमको बनाना चाहिए टैक्स इनवॉइस, लेकिन लॉ खुद ही बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ इशूइंग द टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ रिमूवल इन द फॉलोइंग केसेस कंसाइनर चाहे तो वो क्या इशू कर सकता है, डिलीवरी चालान। 3 केसेस है क्योंकि चौथे वाले केस में वो तो बोला एज में बी नोटिफाइड। पहला वाला केस, अगर सप्लाई कर रहे हैं लिक्विड गैस जहां पे क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर इज नॉट नोन। लिक्विड गैस क्योंकि ये इवेपोरेट होता है, मेरे यहां से निकला है इतना टन और पहुंचा है वहां पे कुछ कम या ज्यादा, क्योंकि इवेपोरेट होता है वगैरह, नॉर्मल लॉस होता है, तो ऐसे केस में कभी कभी दिक्कत होती है कैलकुलेट करने में कि कितना डिलीवर हुआ है। दूसरी बात, सामने वाले के टैंक में कितना स्पेस है। अब मैं यहां से टैंक लोड करके तो जा रहा हूं अपना टैंकर, लेकिन वहां पे कितना उसके टैंक में स्पेस है, कितना फिलअप हो पाएगा कुछ पता नहीं है। सो मुझे पता ही नहीं कि कितनी क्वांटिटी डिलीवर करने वाला हो, तो इसीलिए फिलहाल के लिए बोले कि जब आप टैंकर भर के निकल रहे हो तो इनवॉइस मत बनाना, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो हम इनवॉइस बनाएंगे तो वो करेक्ट अमाउंट नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो फिलहाल डिलीवरी चालान पे कितने टैंकर में कितने क्वांटिटी का लेकर के निकल रहे हो वो लिख दो। सो सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर इज नॉट नोन। दूसरा, अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं जॉब वर्क के लिए, अगर सामने वाले को जॉब वर्क बेसिस पे दे रहे हैं तो जॉब वर्क बेसिस पे देने के काम को उसके लिए सेंड कर रहा हूं तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता, तो जॉब वर्कर को भेज रहे हो तो फिलहाल डिलीवरी चालान बना दो। और तीसरा, अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, सप्लाई नहीं है अदर देन सप्लाई है, तो जब मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को इंटर ब्रांच ट्रांसफर करता हूं तो उस केस में सप्लाई नहीं माना जाता। डीपी टू डीपी माना जाता है, डिस्टिंक्ट पर्सन टू डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन जब एपीओबी पीपीओबी को अगर सप्लाई कर रहा है तो ऐसे केस में इसको सप्लाई नहीं माना जाता। तो अगर फॉर अदर रीजंस नॉट फॉर सप्लाई, या फिर गुड्स को भेज रहा हूं फॉर सेल और अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल पे भेज रहा हूं तो भी सप्लाई थोड़ा ना, वो तो जब अप्रूवल देगा तब। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई का नहीं है तो ऐसे केस में आप जब सेंड कर रहे हो तब डिलीवरी चालान बना दो, जॉब वर्कर को भेज रहे हो तब डिलीवरी चालान बना दो, या फिर लिक्विड गैस सप्लाई कर रहे हो जहां पे क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल नहीं बना है तो फिलहाल डिलीवरी चालान बना दो। सो सर टैक्स इनवॉइस कब बनाना चाहिए? टैक्स इनवॉइस बनाना चाहिए आफ्टर द डिलीवरी। ये भी तब बनेगा इफ द ट्रांजेक्शन इज फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई है और तब आप डिलीवरी चालान बना दिए थे, इनवॉइस नहीं बना पाए थे, तो इनवॉइस अब बना देना आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड। अगर सप्लाई ही नहीं है, जॉब वर्कर को भेजना इज नॉट अ सप्लाई, और कोई अदर रीजन अदर देन सप्लाई, तो जब सप्लाई ही नहीं है तो इनवॉइस की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई है, जैसे लिक्विड गैस भेजा हुआ है, लेकिन तब इनवॉइस नहीं बना पाए थे, तो बाद में बना देना जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। टैक्स इनवॉइस आफ्टर द डिलीवरी। अब एक पॉइंट आता है जो एग्जाम के अंदर ये लोग 2-3 अटेम्प्ट पहले पूछा था, अच्छा पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये सीन बता देते हैं, उसके पहले नीचे जो दो लल्लू से पॉइंट है वो बता देता हूं। डिक्लेरेशन इन द ई वे बिल, अगर आपने डिलीवरी चालान बना करके गुड्स का मूवमेंट चालू किया है तो ई वे बिल में मेंशन कर देना कि हमने इनवॉइस नहीं बनाया, द मूवमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ डिलीवरी चालान। तो मेरे प्रीमाइसेस से आपके प्रीमाइसेस पे मूव तो करवा रहा हूं लेकिन इनवॉइस नहीं बनाया, द मूवमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान, इसको ई वे बिल में लिखना होता है। दूसरी बात, डिलीवरी चालान कितनी कॉपीज में बनेगा? 3 कॉपीज में बनेगा। ओरिजिनल फॉर द कंसाइनी जिसको गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर द कंसाइनर। ये पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 इज सेइंग व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड इन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन एसकेडी और सीकेडी कंडीशन। एसकेडी सेमी नॉक्ड डाउन, सीकेडी कंप्लीटली नॉक्ड डाउन। ये क्या है?
तो देखो, अगर मैं आपको कोई मशीनरी डिलीवर कर रहा हूं और उसका एक एक पुर्जा अलग अलग करके पूरा डिसमेंटल करके दे रहा हूं, तो कहा जाता है कंप्लीटली नॉकडाउन। और अगर मैं उस मशीनरी को डिलीवर करते वक्त उसको 3 या 4 अलग अलग पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन, मतलब उसको डिसमेंटल करके दूं, पूरा नहीं, बस उसके 3-4 अलग अलग पार्ट्स में दिया, तो इसको बोलते हैं सेमी नॉकडाउन। तो ऐसे केस में, या फिर गुड्स को भिजवा रहे हैं इन बैचेस और इन लॉट्स, 4 लॉट्स में जाने वाला है, अभी एक लॉट गया, दूसरा लॉट 10 दिन के बाद जाएगा, तीसरा लॉट 40 दिन के बाद जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे केस में आपको इनवॉइस कैसे बनाना, क्या बनाना, तो ये बात अच्छे से समझ लेना, क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने। जब मैं पहला लॉट भिजवा रहा हूं, तो मेरे को बोला जाता है कि हरीश, सामने वाले को जब तू पहला लॉट भिजवा रहा है तब उसको इनवॉइस मत देना। इनवॉइस, मान लो आपको 4000 यूनिट्स में सेल कर रहा हूं, तो वो जो 4000 यूनिट सेल कर रहा हूं, उन 4000 यूनिट्स का इनवॉइस मुझे आज ही बना के रेडी कर देना चाहिए। मान लो जनवरी की 16 तारीख है, आज मैंने आपको 4000 यूनिट्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया हुआ है। मैंने बोला मैं आज 1000 यूनिट डिलीवर करूंगा, फरवरी में और 1000, मार्च में और एक 1000 एंड अप्रैल में लास्ट 1000 यूनिट्स आएंगे। तो एक हजार यूनिट्स एक महीने में डिलीवर होंगे आपको। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 4000 यूनिट्स का है, तो ये लोग बोल रहे हैं हरीश, पूरे के पूरे 4000 यूनिट्स को इनवॉइस में डाल करके फुल कंप्लीट इनवॉइस बना दे 16 जनवरी को, जिस दिन तेरा पहला लॉट निकल रहा है। तो पहला लॉट निकलने के पहले तुझे पूरे के पूरे इनवॉइस में 4000 यूनिट्स लिख देने चाहिए। लेकिन वो इनवॉइस बना करके अपने ड्रॉ में ही रख देना। सामने वाले को इनवॉइस की जो कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, वो तब देना जब उसको लास्ट लॉट डिलीवर होगा। लास्ट लॉट जाएगा अप्रैल 16 तारीख को, तो तब मैं इनवॉइस दूंगा। तो आपको इनवॉइस दूंगा लास्ट लॉट के टाइम पे, लेकिन बनाना पड़ेगा फर्स्ट लॉट निकलने के पहले। Supplier shall issue complete invoice before the dispatch of first consignment, but the original copy of the invoice shall be sent along with the last installment, last consignment. सर, ये बीच में जो 4 मेरे पास में जाने वाले हैं, जनवरी में एक लॉट जाएगा, फेब, मार्च और अप्रैल में जाएगा, हर लॉट निकलते वक्त डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाने चाहिए, तो ये लोग बोलते हैं उसमें आपको बनाना चाहिए डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान आपको बनाना चाहिए, और वो भी 3 कॉपीज में, समथिंग लाइक दिस। और डिलीवरी चालान में कितने यूनिट्स डिलीवर हो रहे हैं वो मेंशन कर देना। एक तो ये बना दो, और दूसरा वो जो ओरिजिनल इनवॉइस बनाया था ना, उसकी कॉपी निकाल करके, ट्रू कॉपी, ओरिजिनल वाले की ट्रू कॉपी आप बना करके उस ट्रक ड्राइवर को दे देना। तो ट्रक ड्राइवर को जब मैं सेंड करूंगा पहला वाला लॉट, तो उसमें ओरिजिनल इनवॉइस की ट्रू कॉपी, जिसमें 4000 यूनिट्स लिखे हुए, ओरिजिनल नहीं उसकी कॉपी, वो दूंगा। और डिलीवरी चालान की 2 कॉपीज बना के दूंगा, ओरिजिनल वाला सामने वाले के लिए और डुप्लीकेट वाला ट्रक वाले के लिए। डिलीवरी चालान के अंदर 1000 यूनिट्स लिखे होंगे, और ओरिजिनल वाला जिसमें 4000 यूनिट्स लिखे हैं उसकी कॉपी। ये 3 चीज दूंगा। फिर फेब, मार्च और अप्रैल, इसमें फेब में और मार्च में क्या होगा, फेब और मार्च में अगेन 1000 यूनिट्स जाने वाले हैं, तो डिलीवरी चालान की 2 कॉपी, एक ट्रक ड्राइवर के लिए और एक सामने वाले कंसाइनी के लिए, इसके अंदर 1000 यूनिट्स लिखे होंगे। और ओरिजिनल वाले की ट्रू कॉपी जिसके अंदर 4000 यूनिट्स लिखे हैं, ये फेब में भी जाएगा, मार्च में भी जाएगा। अब बात आता है अप्रैल। अप्रैल में जब आपको गुड्स डिलीवर कर रहा हूं, तो वो 1000 यूनिट्स जो जा रहे हैं वो लास्ट लॉट है, इसके बाद अब लॉट नहीं जाएगा। तो अब मेरा ओरिजिनल वाला इनवॉइस जिसके अंदर 4000 यूनिट्स है, वो ओरिजिनल इनवॉइस जाएगा, अब कॉपी देने का जरूरत नहीं है। डिलीवरी चालान जाएगा, क्योंकि ट्रक के अंदर सिर्फ 1000 यूनिट्स जा रहे हैं, तो डिलीवरी चालान पे लिखा जाएगा 1000 यूनिट्स, जिसमें ओरिजिनल कॉपी सामने कंसाइनी के लिए और डुप्लीकेट वाली कॉपी ट्रक ड्राइवर के लिए। ये 3 चीज जाएगी अप्रैल वाले लॉट के टाइम पे, विच हैपेंस टू बी द लास्ट लॉट। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पिछले 1-2 टाइम पहले पूछा हुआ था, तो भी रेडी रहना, कुछ ना कुछ एमसीक्यू में फिर भी आ सकता है। अब आता है सबसे लल्लू वाला पॉइंट, 2 कौड़ी का पॉइंट है, इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, मैं फटाफट उड़ा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को बोला जाता है कि फॉलोइंग पर्संस आर अलाउड टू इशू एनी अदर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अलावा ये कोई और भी डॉक्यूमेंट इशू कर दे तो भी चलेगा। सर क्या है ये, क्या सीन है, बताओ हमको। ठीक है, सुन लो इधर। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इनको बोला कि तुम हर बार टैक्स इनवॉइस मत बनाओ, तुम सामने वाले को टैक्स इनवॉइस की जगह पे कोई भी डॉक्यूमेंट बना के दोगे चलेगा, एनी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या कोई भी डॉक्यूमेंट। लेकिन बैंक तो हर रोज छोटा छोटा बैंक चार्जेस लगाते रहता है, तो बोला एक काम करो, डेली डेली मत बनाओ, एक काम करो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, पूरे मंथ में सामने वाले को जो भी बैंक चार्जेस लगाए ना, उसके लिए एक कंसोलिडेटेड बना दो, या तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ दिस टैक्स इनवॉइस। मतलब बैंक वाले तुम अगर अपना स्टेटमेंट भी दोगे तो भी चलेगा। वो जो डॉक्यूमेंट तुमने बना के दिया है, फिजिकली बना के दो या इलेक्ट्रॉनिकली उसको ईमेल कर दो या अपने ऐप पे डाल दो तो भी चलेगा। चाहे वो सीरियली नंबर्ड हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उसके अंदर रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा हो नहीं लिखा हो चलेगा, चाहे उसके ऊपर साइन हो नहीं हो चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, वो डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑल दैट थिंग, तो
वो सबका कुछ का जरूरत नहीं है। बैंक वालों तो अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट बना के दो, टैक्स इनवॉइस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, और महीने खत्म होने के बाद कंसोलिडेट बना देना। लाइकवाइज जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं, जैसे बस में ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग, तो बस वाले जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस देते हैं। बोला तुम टैक्स इनवॉइस मत बनाओ, तुम तो जो टिकट बनाओगे ना उस टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। ऐसे केस में आप टिकट कोई भी फॉर्म में बनाओ, मतलब आप ओरिजिनल प्रिंटेड टिकट दो या फिर ई टिकट इशू करो, चलेगा। वो टिकट सीरियली नंबर्ड होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। उस टिकट के ऊपर सामने वाले का एड्रेस लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो भी ठीक है। इनफैक्ट वहां पे वो जो टिकट इशू करने वाला पर्सन है उसकी साइन होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी चलेगा। लास्टली आपके पास में वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले थिएटर्स हैं। बोला मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले थिएटर्स, आप एक काम करो, आप ई टिकट इशू कर दो, सामने वाले को ई टिकट इशू करोगे, मान लिया जाएगा कि वो ही इनवॉइस है, चलेगा। अब उसके अंदर भी बाकी सारी डिटेल्स नहीं होंगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वालों, आपको भी अगर ई टिकट इशू करना है तो आप भी इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछने के चांस अच्छे हैं। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, ये लोग ट्रांसपोर्टेशन करने के टाइम पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। सो कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस बना सकते हो, यूजुअली लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट नोट, और इस कंसाइनमेंट नोट के अंदर मैंडेटरीली कुछ डिटेल्स लिखनी होती है। अब मैंडेटरी डिटेल्स है 6 पॉइंट्स है, तो एग्जाम में पूछने का चांस अच्छा है, 3 से 4 मार्क का पूछा जा सकता है। नाम याद रख लेना, जीटीए वाले जो बनाते हैं कंसाइनमेंट नोट, उसमें मैंडेटरी डिटेल्स क्या क्या मेंशन करनी होती है। सर आपको मैं कलर कोड के हिसाब से समझाया, 2 ब्लू वाले देख लो, 2 ब्लू वाले के अंदर ए और डी पॉइंट है, इसके अंदर क्या डिटेल्स लिखनी है, गुड्स की डिटेल्स, गुड्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनका ग्रॉस वेट कितना है, और दूसरा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो उनकी डिटेल्स, वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनका वेट कितना है, किलोग्राम्स में है, लीटर्स में है, मीटर्स में है, क्या नहीं है, टन्स में है, क्या है। और डिटेल्स मतलब क्या है, वो कपड़ा है, गारमेंट है, कुछ केमिकल है, कुछ लिक्विड है, कोई यूनिट्स है, प्लास्टिक है, क्या है, पाउडर एलिमेंट है, क्या है, उसकी डिटेल्स दे दो। क्लाइंट की डिटेल्स, ग्रीन वाला पॉइंट, क्लाइंट की डिटेल्स मतलब कंसाइनर, कौन कंसाइनर है और कौन कंसाइनी है, उसका नाम बताओ, और प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहां से माल उठा रहे हो और कहां पे माल डिलीवर करने वाले हो, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी की डिटेल्स मतलब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे MH01 AB1212 जो भी है, RJ14 जो भी गाड़ी रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रक वगैरह का। जीएसटी देने वाले की डिटेल्स, GSTIN ऑफ द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स। अब कोई भी हो सकता है, या तो कंसाइनर या कंसाइनी या जीटीए, कोई भी हो सकता है, जो भी जीटीए हो या कंसाइनर कंसाइनी हो, जो भी जीएसटी देने वाला है उसका जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, सॉर्टेड हो गया। सेक्शन 32 33 दो कौड़ी का है, लल्लू सा पॉइंट है, क्या बोल रहा है। 32 बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो तो घंटा जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकता है। अच्छा, आप रजिस्टर्ड हो तो जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ओए हद में रहने का, ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि 18% है तो 18% ही, हम 100% जीएसटी लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सर हम तो रजिस्टर्ड है, हम तो कलेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई तुम रजिस्टर्ड हो लेकिन हद में रह के, जीएसटी लॉ के जो प्रोविजंस है उनके हिसाब से ही कलेक्ट कर सकते हो, और अनरजिस्टर्ड हो तुम तो निकलो यहां से, तुम तो कलेक्ट ही नहीं कर सकते। कोई भी जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करोगे, वो जीएसटी का अमाउंट जो भी कलेक्ट किया हुआ है आपको हर तरीके के डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है, जैसे टैक्स इनवॉइस, फिर जीएसटी का कोई नोटिस का रिप्लाई दे रहे हो, जो रिटर्न फाइल कर रहे हो, जो भी है, जितना जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है ये अमाउंट क्लियरली मेंशन होना चाहिए। शैल बी prominently indicate the amount of tax collected in all the documents. Section 34 happens to be the last discussion. This is credit note and debit note. सर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात जहां तक आती है, इतना आपको समझा दूं कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, मान लो 1 लाख रुपए का वैल्यू लिखा, लेकिन बाद में पता चला ओ शिट मुझे 1 लाख नहीं 80,000 लिखना था, मुझे नीचे आना है 20,000 माइनस करना है, तो इनवॉइस तो बन गया। अब अगर इनवॉइस बन गया और बाद में पता चला कि मेरे को तो कम अमाउंट लिखना था, तो नीचे आने के लिए आपको जो बनाना पड़ता है डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। अगर आपने 1 लाख की वैल्यू लिख दी, इनवॉइस बना दिया, ओ शिट अब पता चला 1 लाख नहीं मुझे तो 1,20,000 लिखना था, मुझे एक्स्ट्रा 20,000 लिखना है, तो अब कुछ नहीं हो सकता, इनवॉइस बना लिया ना, अब एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए एक डॉक्यूमेंट बना दो, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। एक बात सुन लो ध्यान से, और आंसर लिखते वक्त इसमें गड़बड़ मत करना, और वो बात यह है कि इनवॉइस बना चुके हो, इनवॉइस बनाने के बाद पता चला कि ये गड़बड़ है। अगर पहले ही पता चल जाता तो फिर तो आप इनवॉइस को बनाते वक्त आप नॉर्मली अमाउंट लिखते जो लिखना था आपको। इनवॉइस बनाने के बाद पता चला कि शिट यार मैंने तो गलती कर दी, मेरे को ये अमाउंट नहीं लिखना था, दूसरा अमाउंट लिखना था, तो ऐसे केस में आपको अब चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज नहीं होगा, अब आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा।
ऑन नेक्स्ट पेज आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर थिंग, जो आपको दिख रहा है एज अ पॉइंट, ए पॉइंट बोल रहा है वैल्यू डाली है 1,00,000, जीएसटी 18% डाल करके टोटल बनाया 1,18,000, लेकिन शिट मेरे को तो अब 70, ये 7,000 कैसे आ गया, मुझे तो यहाँ पे 70 लिखना था। मुझे पता चला कि मुझे 70,000 लिखना था, तो ऐसे केस में 1,00,000 से 70 पे आना है, तो डाउन साइड आने के लिए 30,000 का नीचे मारना है, तो बनाना पड़ेगा क्रेडिट नोट। अब आप ऐसे जा रहे हो ना, तो माइनस करोगे, देखो a माइनस बी इक्वल्स टू सी, 1,00,000 माइनस 30 विल गिव यू 70, 18,000 में से 5,400 माइनस किया, बचा 1,260, 1,260 नहीं आ रही है, 1,2600, एंड लास्टली 118 माइनस 35,400 विल गिव यू 82,600। तो यहां पे जाओगे तो माइनस करना, लेकिन नीचे आओगे तो प्लस करना, मतलब वैल्यू प्लस जीएसटी, वैल्यू प्लस जीएसटी, वैल्यू प्लस जीएसटी। सेक्शन 31 बोलता है टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए, और क्रेडिट नोट बनाने के लिए सेक्शन 34 बोलता है, और नेट इफेक्ट के लिए कोई सेक्शन नहीं, ये तो बस पढ़ाने के लिए बोला था। अरे कॉपी में कुछ गड़बड़ है, नो सच सेक्शन और प्रोविजन। और एक बात, डेबिट नोट, सर डेबिट नोट बनाते वक्त आपको ऊपर जाना है, तो 1,00,000 पे 20,000 ऐड करके 120 बनाया। अब यहां पे जब साइडवेज जा रहे हो तो भी प्लस है, और डाउनवेज आ रहे हो तो भी प्लस है। 1,00,000 प्लस 20 120, 18 प्लस 3 600 21,600, एंड 118 प्लस 23,600 विल गिव यू 141,600। डेबिट नोट में आपको ऊपर जाना है तो एडिशनल अमाउंट लिखना पड़ता है। डेबिट नोट बनाने के लिए सेक्शन 34 बोल रहा है। सवाल ये उठता है कि डेबिट नोट बनाते वक्त आपको जो आंसर पूछा होता है एग्जाम में, अच्छा खासा कई फ्रीक्वेंटली आता है ये, वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड, महाशय टैक्स इनवॉइस बना दिया है, बनाने के बाद पता चला वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड फॉलोइंग एग्जिस्ट। तो टैक्स इनवॉइस बनाने के बाद पता चला ये गड़बड़ हो गई है। क्या पता चला सर? ये पता चला कि जो मैंने इनवॉइस में जो वैल्यू लिखी है, इनवॉइस में जो वैल्यू लिखी है वो कम है बजाय जो मुझे लिखनी थी। मुझे लिखना था 120, लेकिन इनवॉइस में मैंने लिखा है बस 1,00,000। या फिर इनवॉइस में जो जीएसटी लगाया है वो कम है, एक्चुअली मुझे लगाना था ज्यादा। तो अगर इनवॉइस में टैक्स का अमाउंट कम है या फिर इनवॉइस में वैल्यू का अमाउंट कम है, आपको एक्चुअली ज्यादा लिखना था, तो फिर आप बनाओगे डेबिट नोट। ये बात इधर बोली हुई है। टैक्सेबल वैल्यू इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस, द वैल्यू इज लेस। या फिर टैक्स चार्ज इज फाउंड टू बी लेस, टैक्स 18,000 ही लगाया, 21,600 लगाना था, वैल्यू 1,00,000 ही लिखा, 1,20,000 लिखना था, तो इनवॉइस में चीजें कम लिखी है बल्कि ज्यादा लिखनी थी, तो ऊपर जाने के लिए बनाओगे डेबिट नोट। अब एक सवाल जो एमसीक्यू में पूछा था वो ये कि अगर हमने साल में 4 इनवॉइस बनाए हैं और चारों में गड़बड़ है और चारों में मुझे कुछ एडिशनल अमाउंट लिखना है, तो क्या मैं सबके लिए एक ही डेबिट नोट बनाऊं, या फिर एक इनवॉइस की गड़बड़ को ठीक करने के लिए अलग डेबिट नोट, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग, चौथे के लिए अलग? तो आंसर है चारों के लिए आप एक ही डेबिट नोट बनाओगे तो भी चलेगा। इसको रीड करो, वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड, वन और मोर, एक या उससे ज्यादा टैक्स इनवॉइस बनाए, एंड पता चला कि उन एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस में कुछ गड़बड़ है, देन द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज शैल इशू वन और मोर डेबिट नोट्स। तो चाहो तो एक या उससे ज्यादा, वन और मोर डेबिट नोट्स फॉर सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अब एक बात समझो, मैंने फरवरी में 3 इनवॉइस बनाए, मार्च में 4 इनवॉइस बनाए और अप्रैल में 5। तो वापस से बता देता हूं, 3 4 5, फेब में 3, मार्च में 4 और अप्रैल में 5 इनवॉइस। टोटल लेने जाते हैं तो 3 और 4 होता है 7, और 7 और 5 हो जाएगा 12। ये टोटल 12 इनवॉइसेस में कुछ गड़बड़ है, इनमें सब में मैंने अमाउंट कम लिखा है जबकि मुझे ज्यादा लिखना था। मुझे ये बात पता चली है अप्रैल में, अप्रैल के मंथ में। तब मैं क्या करूं? क्या मैं 12 के 12 इनवॉइस के लिए एक साथ एक डेबिट नोट बना दूं? देखो पॉसिबल नहीं है। सर आपने तो बोला था सबके लिए एक साथ एक ही बनाओगे तो भी चलेगा, सबके लिए एक ही बनाएंगे तो भी चलेगा, बट वन और मोर डेबिट नोट्स इशूड इन अ फाइनेंशियल ईयर। पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में जो फेब और मार्च है उसमें मैंने 7 इनवॉइस बनाए थे, उनमें गड़बड़ थी तो उनके लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा, और अप्रैल आ गया तो वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर का है तो इसके लिए मुझे अलग बनाना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इनवॉइस थे अगर सब में गड़बड़ है तो चाहो तो सबके लिए एक बना दो या चाहो तो सबके लिए अलग बनाओ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर वालों को क्लब करना। तो आप 12 के लिए नहीं बनाओगे, आप जो फेब और मार्च वाले थे टोटल मिलाकर के 4 और 3 जो 7 थे, उनको चाहो तो सातों के लिए एक डेबिट नोट बना दो, या फिर आप सातों के लिए 7 अलग अलग बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है,
अब बात आती है, ये वन और मोर वाला लॉजिक तो समझा है। दूसरी बात, डेबिट नोट बनाना एक तरीके से मैंडेटरी है, क्योंकि आपने अमाउंट कम लिखा है, आपको ज्यादा लिखना था, तो अगर ज्यादा लिखोगे तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, क्योंकि 1 लाख नहीं 1,20,000 की वैल्यू लिखोगे तो जो एक्स्ट्रा जीएसटी वो उनको कमाने को मिलेगा। तो वो लोग बोलते हैं कि कभी अगर आपने टैक्स इनवॉइस के अंदर वैल्यू या जीएसटी कम लिखा है, ज्यादा लिखना था, तो आपको एक्चुअली मैंडेटरीली यू शैल इशू वन और मोर डेबिट नोट्स, मतलब डेबिट नोट बनाना ही पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, जब क्रेडिट नोट बनाने की बात आती है तो ये लोग बोलते हैं मे इशू। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट नोट बनाने के टाइम पे ये देखा कि मैंने वैल्यू ज्यादा लिखी है जबकि मुझे कम लिखनी थी, तो अगर डाउन साइड आएंगे तो जीएसटी का अमाउंट कम हो जाएगा और गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी। इसलिए क्रेडिट नोट बनाने के लिए गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करती, लेकिन डेबिट नोट के लिए करती है। अब जब डेबिट नोट बना दिया तो कौन से टाइम पे उसको शो करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए? आपने बना तो दिया, लेकिन कौन से रिटर्न में शो करना चाहिए? तो देखो, फेब और मार्च में मैंने गड़बड़ की थी, तो मुझे जब भी डेबिट नोट बनाऊंगा, मान लो मैंने मई के मंथ में बनाया, तो मई मंथ में बनाया ना, तो मई मंथ का रिटर्न फाइल करते हुए मुझे शो कर देना चाहिए कि सर मैंने मई मंथ में एक डेबिट नोट बनाया। सर अगर अगस्त में बनाया तो भाई अगस्त में बनाया तो अगस्त का जीएसटीआर फाइल करते हुए। तो व्हेन आर यू सपोज टू डिक्लेयर? When are you supposed to declare? So registered person who issues the debit note shall declare the details of debit note in the return for the month during which the debit note is issued. So if the debit note is issued in August, you will have to declare in August GSTR return. If the debit note is issued in December, then you will have to declare in the GSTR of December. जितना लेट करोगे उतना इंटरेस्ट लगता जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने वो अगस्त मंथ में बनाया है तो अगस्त के रिटर्न में शो करना चाहिए था। अगर लेट शो करोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल क्या क्या बन सकते हैं? सर कौन से सिचुएशंस में डेबिट नोट बनाया जाएगा? ये सिचुएशंस में सर अगर 4 डेबिट नोट्स थे तो उनके सामने एक ही डेबिट, सॉरी 4 इनवॉइसेस में गड़बड़ थी तो मिलाकर के एक ही डेबिट नोट बनाया तो चलेगा? हाँ, लेकिन वो चारों इनवॉइस होने चाहिए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के। सर अगर पता चला कि मेरा वैल्यू ज्यादा लिखना था या जीएसटी ज्यादा लिखना था तो डेबिट नोट बनाना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं बनाया तो चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बनाना ही पड़ेगा, शैल इशू। चलो सर बना लिया हमने, तो कब कौन से रिटर्न में शो करना? आपको उस रिटर्न में शो करना जिस मंथ में बनाया था। अगर अगस्त में बनाया था तो अगस्त के रिटर्न में शो कर देना। अगर रिटर्न बाद में, मतलब बनाया अगस्त में था लेकिन अक्टूबर के रिटर्न में शो किया, तो आपको ये पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगस्त से लेके अक्टूबर तक, जब तक आप वो शो करके गवर्नमेंट को पैसा नहीं देते। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट कब आता है? देखो इसका लॉजिक आपको यहां से पता ही है, मैं आपको वापस बताता हूँ। क्रेडिट नोट, आपने वैल्यू एक्चुअली ज्यादा लिखी है, आपने लिख दिया 1 लाख इनवॉइस के अंदर, लेकिन आपको लिखना था 70। आपने जीएसटी 18,000 लिख दिया, लेकिन आपको लिखना था 12,600। तो आपने जब ज्यादा लिख दिया है और आपको कम लिखना था तो आपको नीचे आना है, तो आप बनाओगे क्रेडिट नोट। यही बात है, वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड, बना दिया, एंड बाद में पता चला कि जो टैक्सेबल वैल्यू उस इनवॉइस में लिखी है इज फाउंड टू एक्सीड, या फिर जो टैक्स चार्ज किया है इट इज फाउंड टू एक्सीड। तो या तो टैक्स ज्यादा लिख दिया है या वैल्यू ज्यादा लिख दिया है, नीचे आना है तो क्या बना सकता हूं? क्रेडिट नोट। और एक बात है, सामने वाले को गुड्स सप्लाई किया था, उसने रिटर्न कर दिए, तो मैंने तो 1 लाख के गुड्स बेचे थे लेकिन उसने तो 30,000 के रिटर्न कर दिए, तो भाई साहब मेरे को तो इनवॉइस 70 का बनाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, बना दिया। तो अब मेरे को उससे 30,000 रुपए, 30,000 जो है वो पेमेंट कम लेनी है, तो एक काम करो 30,000 के लिए क्या बना दे? क्रेडिट नोट। या फिर आपने इनवॉइस बना दिया 1 लाख का, लेकिन सामने वाले ने जब बॉक्स खोल करके देखा, कार्टून खोल के देखा, तो गुड्स बस 70,000 के ही आए थे, तो वो जो 30,000 के गुड्स कम आए थे उसके लिए आप बना सकते हो एक क्रेडिट नोट। सो व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट या फिर गुड्स आर रिटर्न्ड, ऐसे केस में आपको क्रेडिट नोट बनाना चाहिए। लेकिन अब नीचे आ रहे हो तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा, इसलिए बोलते हैं कि क्रेडिट नोट बनाना है तो बना, नहीं बनाना है तो मत बना। वन और मोर क्रेडिट नोट्स इशूड इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब वही बात है, अगर 4 इनवॉइस बनाए थे और चारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपको नीचे आना है, तो चारों के लिए या तो अलग अलग क्रेडिट नोट बनाओ या मिला करके एक ही क्रेडिट नोट बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन वो चारों क्रेडिट नोट होने चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के। और एक बात है, ये क्रेडिट नोट कब डिक्लेयर करना चाहिए? तो देखो, क्रेडिट नोट डिक्लेयर करने के टाइम पे आप गवर्नमेंट से एक फेवर ले रहे हो। आप बोल रहे हो कि सर मैंने आपको जीएसटी ना 1 लाख रुपए पे 18% के हिसाब से 18,000 की जीएसटी दे दी है, लेकिन मेरा क्लाइंट के साथ ट्रांजेक्शन डाउन साइड पे आ गया है और अब हमारा ट्रांजेक्शन बस 70,000 का है जिसपे 12,600 की जीएसटी है। तो हमने आपको ज्यादा जीएसटी दे दिया जबकि देना बस 12,600 था, तो वो 5,400 हमको रिफंड कर दो, क्योंकि हमने तो आपको 18,000 दिया है। तो गवर्नमेंट रिफंड नहीं करती है, बस ये बोलती है कि नेक्स्ट मंथ में जब भी आपको अपना रिटर्न फाइल करना होगा, उसमें जो आपकी जीएसटी का जो लाइबिलिटी होगी उसमें आप हमको 5,400 कम दे देना। तो आपकी आगे फ्यूचर लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट कर लेना, लेकिन रिफंड वो आपको नहीं देंगे। लेकिन एडजस्टमेंट करने भी तो मिलेगा ना। अज्यूम करते हैं नेक्स्ट मंथ में मेरे को जो जीएसटी पे करना है वो 5 लाख का है, तो 5 लाख नहीं पे करूंगा मैं, 5,400 5,400 कम करके दे दूंगा, 4,95,000 या 4,94,600
600 जो भी है उतना मुझे पे करना पड़ेगा, तो मुझे जीएसटी कम पे करने को मिलेगा, तो वो फायदा ही है ना। तो वो फायदा अगर उठाना है तो गवर्नमेंट बोलती है एक बात सुन, अगर तूने इनवॉइस बनाया है अगस्त में तो अगस्त मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त शो कर दे। अगर तूने इनवॉइस नहीं, अगर तूने क्रेडिट नोट बनाया फरवरी में तो फरवरी का रिटर्न फाइल करते वक्त शो कर दे। अगर तूने बनाया है मार्च में तो मार्च का रिटर्न शो कर दे। लेकिन लेट करेगा और ये डेट निकल गई तो इस डेट के बाद तू क्रेडिट नोट हमको शो करने आएगा तो हम तेरे को वो जीएसटी का 5,400 रुपए का एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर सवाल बनाया और बहुत किलर सवाल है, ठीक है, नहीं पकड़ पाओगे, वो बहुत माइन्यूट चीज होती है। मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूं एंड दिस शुड बी द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। इधर देखो, ये फाइनेंशियल ईयर है 2025-26। अब आपने सप्लाई किया हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। क्रेडिट नोट कब तक शो करना है ये डिपेंड करता है सप्लाई कब हुआ है। इफ सप्लाई इज मेड इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 तो इस सप्लाई से रिलेटेड जो भी क्रेडिट नोट बनाया जाएगा वो क्रेडिट नोट आपको कब तक सबमिट करके अपना जीएसटी एडजस्टमेंट करना अलाउड है। फाइनेंशियल ईयर जिसमें सप्लाई किया था वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 30 नवंबर या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये डेट आपने मेरे साथ आईटीसी चैप्टर में कई बार देखी हुई है, 30 नवंबर या फिर साल खत्म होने के बाद में एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग दी एनुअल रिटर्न। लेकिन मैं वापस से बोल दूं, आपको जो फाइनेंशियल ईयर चेक करना है वो क्रेडिट नोट को ध्यान में रख के नहीं कि क्रेडिट नोट इस साल का है तो क्रेडिट नोट जिस साल में इशू हुआ था उसके बाद वाला 30 नवंबर, नहीं। आपको जो ध्यान में रखना है वो सप्लाई। मान लो क्रेडिट नोट तो इधर बनाया है 26-27 में, लेकिन सप्लाई कब हुआ था 25-26 में, तो वो खत्म होने के बाद में 30 नवंबर, तो आपको मान लो इधर किधर पे अक्टूबर में मैंने क्रेडिट नोट बनाया हुआ है तो अक्टूबर वाले रिटर्न में शो करना, नहीं तो नवंबर। और अगर अक्टूबर नवंबर दोनों निकल गया तो उसके बाद में ये वाले क्रेडिट नोट के ऊपर का जो जीएसटी अमाउंट है वो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो सप्लाई जो भी फाइनेंशियल ईयर में हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग दी एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, वो टाइम तक मैं उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करके अपना एडजस्टमेंट ले सकता हूं। You may read this whatever is written and this should mark the closure completed discussion। ऊपर जाके एक लाइन जो है वो बता देता हूं, वो ये कि इफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज पास्ड ऑन टू द रेसिपेंट तो फिर ऐसे केस में रिडक्शन अलाउड नहीं है। इन शॉर्ट, इन केस द रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, मतलब ट्रांजैक्शन B2C का है, तो आपको ऐसे केस में वो 5400 की लायबिलिटी एडजस्ट करना अलाउड नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो इस पूरे पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये है कि अगर आपका इनवॉइस B2C का था तो आप अपने क्रेडिट नोट को शो करके अपनी लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सिंपल एज दैट। दिस कंप्लीट्स माय एंटायर डिस्कशन फॉर टैक्स इनवॉइस चैप्टर। अब मैं क्या करता हूं, पीछे आपको वो पॉइंट ऐड कर देता हूं जो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से बताया था कि ये वाला पॉइंट आपका वो शुरू के ये वाले पेज से रिलेटेड है। ये वाला जो पेज है ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से आपको कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इस पीछे ही वो ऐड कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब वो क्लिप ऐड कर देता हूँ। अब टाइम ऑफ सप्लाई के सारे प्रोविजंस खत्म हो गए। आई वांट टू टेक अप द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। अब मैं आ रहा हूँ सेक्शन 31 के अंदर। सेक्शन 31 आपको बताता है कि इनवॉइस कितने टाइम लिमिट के अंदर बना देना चाहिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस। वापिस से बता दू महाशय, वापिस से बता दू, गड़बड़ मत करना। टाइम ऑफ सप्लाई सीख लिया तूने, समझ गया तुझे, आ गया है तुझे। अब बार बार जो सेक्शन 31 का जिक्र हो रहा है वो सेक्शन 31 का क्या मतलब है और उसको मैं यहां पे कैसे यूज कर पाऊंगा, इसका इंपैक्ट समझा रहा हूं। हालांकि टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन तुमको क्लियरली आ चुके हैं। अब टाइम ऑफ सप्लाई में जहां पे 31 यूज हो रहा है उसको किस तरह से यूज करके यहां पे मैं लेकर के आऊंगा वो बताने जा रहा हूं। सर, सेक्शन 31 बोलता है इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए। तो अगर ट्रांजेक्शन गुड्स का है तो 3 केस होते हैं, एक नॉर्मल केस, एक होता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और एक होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अगर आपका नॉर्मल सिनेरियो है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स इनवॉइस बनाना चाहिए कब, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू द रेसिपिएंट।
अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और नहीं है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेकिन अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो एक काम होगा, या तो सप्लायर बार बार हर महीने या क्वार्टर के अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करेगा, ठीक है, कि मैंने इतना इतना गुड्स आपको सप्लाई किया है या जो भी है, या फिर सामने वाला जो रेसिपेंट है वो हर एक हफ्ते में या महीने में या जो भी है 15 दिन में वो एक पेमेंट देगा। तो ऐसे केस में जब जब सप्लायर एक स्टेटमेंट इशू करेगा तब तब उसको एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा, या फिर जब जब रेसिपेंट से उसको एक पेमेंट आएगी तब तब उसको एक इनवॉइस बना देना पड़ेगा। सो वापस से पूछ दू, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस? स्टेटमेंट इशू किया है 12 तारीख को, तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस? 12 तारीख। सर पेमेंट आ गई थी 8 तारीख को, तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस? 8 तारीख। जब जब पेमेंट आएगी तब तब इनवॉइस बना देना, जब जब स्टेटमेंट इशू करोगे तब तक इनवॉइस बना देना। दैट इटसेल्फ बिकम्स द लास्ट डेट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। सर जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए। इनवॉइस तब तक बना देना चाहिए जो ये प्रोविजन लिखे हुए हैं, और इससे आपको पता चल जाता है लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। ये लास्ट डेट को यूज करोगे और इसको आपने यहां पे लिख देना चाहिए। अब आपको लास्ट डे मान लो आ जाता है 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर देखो, और फिर एक्चुअली इनवॉइस कब बनाया, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जो लास्ट डेट चाहिए होती है वो आपको सेक्शन 31 से मिलेगी, वो अभी देखने जा रहे हैं। तीसरा केस, सर अगर गुड्स को ऑन अप्रूवल भेजा था सॉरी, तो ऑन अप्रूवल भेजा था तो सामने वाला इमीडिएटली अप्रूवल नहीं देता, वो अप्रूवल देने के लिए टाइम लगाता है। तो इन्होंने बोला ऐसे केस में आपको इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब वो अप्रूवल दे दे वो वाला डेट ले लो, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अज्यूम करते हैं मैंने 1 जनवरी को मेरे फैक्ट्री से गुड्स रिमूव कर दिए, अब सामने वाला मुझे अप्रूवल देने वाला है, उसने 12 मार्च को बोला टाइम ऑफ सप्लाई, जब उसने बोल दिया 12 मार्च को कि सर कंसाइनमेंट में रखने वाला हूं, तो अप्रूवल दिया है 12 मार्च को, या तो वो जिस दिन अप्रूवल देता है वो डेट, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल। अब रिमूवल हुआ था 1 जनवरी को, तो पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून इज द लास्ट डेट। तो या तो 12 मार्च या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस बन जाना चाहिए। लास्ट डेट इज 12th ऑफ मार्च। सर अगर मान लो 6 मंथ तो 30 जून पे खत्म हो रहा है, लेकिन उसने अप्रूवल दिया था 12 अक्टूबर को, तो फिर 12 अक्टूबर या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर, लास्ट डेट शुड बी 30th ऑफ जून। अब कंपेयर करके देखो, ये तो लास्ट डेट मिल गई आपको, ये तो लास्ट डेट मिल गई, अब कंपेयर करके देख लो एक्चुअली इनवॉइस कब बनाया था। सर पहले वाले केस में 7 मार्च को बनाया था, तो विच एवर इज अर्लियर से टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 7 मार्च। सर दूसरे वाले केस में एक्चुअली इनवॉइस 12 अक्टूबर को बनाया था, तो भाई 12 अक्टूबर या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 30th जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द लास्ट डेट एंड देन यू फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई यूजिंग द लास्ट डेट एंड द एक्चुअल डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस। दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 31 जो भी आपको गुड्स के लिए बोलना चाह रहा था। अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूं सर्विसेज के केस में क्या होगा। सर सर्विसेज के केस में आपको पहली बात मैं स्टार्ट करने के पहले ही बता दूं, सेक्शन 31 आपको कोई लास्ट डेट नहीं देगा। सेक्शन 31 को फॉलो किया तो केस 1 में जाओगे, और अगर नहीं किया तो केस 2 में जाओगे। अब आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सवाल ये उठता है। इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ इस तारीख तक बना देना चाहिए, अगर बना दिया तो फॉलो कर रहे हो, और अगर इस तारीख तक नहीं बनाया तो फॉलो नहीं कर रहे हो। सो मुझे वो डेट यहां पे यूज नहीं करनी है, बस वो डेट को कंसीडर करके चेक करना है कि मैंने 31 को फॉलो किया है या नहीं किया है। आगे गया तो पता चला ये, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको इनवॉइस कब बना देना चाहिए। तो देखो इनवॉइस उसको बना चाहिए बिफोर और आफ्टर, इधर तो बोला था बिफोर और एट द टाइम, यहां पे बोला बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट विद इन 30 डेज। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बना देना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करो ये स्पेशल लोगों की, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी, ये 4 लोगों को बोला कि आप बिफोर और आफ्टर बनाओ बट विद इन 45 डेज। तो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 45 डेज के अंदर बना दिया तो भी चलेगा, और नॉर्मल लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 30 दिन के अंदर बनाया तो भी चलेगा। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो अज्यूम करना वो 30 दिन वाला लॉजिक, मतलब आपको सप्लाई करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बना देना चाहिए। और अगर बोला इंश्योरेंस कंपनी का ट्रांजैक्शन है तो 45 डेज पे चले जाना। सर 1 अगस्त को हमने सप्लाई करी थी सर्विसेज, अब 30 डेज के अंदर अंदर बना देना है, तो अगस्त में होते 31 डेज और लास्ट डेट आती है 31 अगस्त। तो मैंने 1 अगस्त को सर्विस दी है, और अगर मान लो मैंने 5 अगस्त को इनवॉइस बना दिया, मतलब मैं 31 को फॉलो कर रहा हूं। सर 1 अगस्त को सर्विस दी है मैंने, तो 25 जुलाई को ही बना दिया, तो बिफोर कर रहे हो तो भी चलेगा। सर अगर मैंने 28 अगस्त को इनवॉइस बनाया तो भी चलेगा, आप 31 को फॉलो कर रहे हो।
सर अगर मैंने 5 सितंबर को इनवॉइस बनाया तो आप 31 को फॉलो नहीं कर रहे हो, और ऐसे केस में आपको आंसर निकालने के लिए पॉइंट नंबर 2 में जाना चाहिए, ठीक है। हैविंग सेड दैट, दिस वाज द फर्स्ट केस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इन द सर्विसेज देयर इज अनदर एंगल व्हिच इज सेइंग कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए? तो देखो, अगर ड्यू डेट पता है, अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है जहां पे ड्यू डेट पता है, तो इनवॉइस बन जाना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सर ड्यू डेट थी 6 दिसंबर, इनवॉइस बना दिया 6 दिसंबर को, परफेक्ट है, आप फॉलो कर रहे हो। सर ड्यू डेट थी 6 दिसंबर, मैंने इनवॉइस बनाया 10 दिसंबर, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, गो फॉर केस 2। इफ ड्यू डेट इज नॉट नोन, हमने दोनों पार्टीज में जो ट्रांजैक्शन किया उसमें कोई ड्यू डेट नहीं लिखी थी, अब बस आप कभी भी पेमेंट कर दो, सो देयर इज नो ड्यू डेट फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो लास्ट डेट कब हो जाती है? बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। जब मुझे पेमेंट आएगी वही हो जाती है लास्ट डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। अगर मान लो पेमेंट रिसीव हुई थी मेरे को 12 अक्टूबर को, तो मुझे इनवॉइस बना देना चाहिए 12 अक्टूबर को। अगर 12 अक्टूबर को बना लिया तो मैं 31 को फॉलो कर रहा हूं। अगर 10 अक्टूबर को बना दिया तो भी मैं फॉलो कर रहा हूं। सर अगर 20 अक्टूबर को बनाया तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, आई शुड गो फॉर केस 2। If payment is linked to the completion of an event, if payment is linked to the completion of event, for example एक कंस्ट्रक्शन का काम करना है, उन्होंने बोला कि 30% काम हुआ तो इतना पैसा दे दूंगा, 20% काम हो गया और तो फिर इतना पैसा दूंगा, फिर बाकी का 25% कर लिया तो इतना पेमेंट दूंगा, और फिर लास्ट का 25% हुआ तो इतना, तो इतना इतना स्टेज का काम होगा तो इतना इतना पेमेंट मिलेगा। तो फिर जो सप्लायर है उसने इनवॉइस कब बना देना चाहिए? व्हेन द कंप्लीशन ऑफ इवेंट हैपेंस। जैसे ही वो इवेंट खत्म हो गया, जैसे ही 30% काम हो गया, इनवॉइस बना के देना चाहिए। जैसे ही 20% काम हो गया, इनवॉइस बना के देना चाहिए। So on or before the date of completion of that event. सर अगर मान लो काम बीच में ही स्टॉप करवा दिया, द सेसेशन ऑफ सप्लाई बिफोर कंप्लीशन, वो पूरा काम खत्म होता उसके पहले ही काम स्टॉप करवा दिया, तो जो सप्लायर है वो सामने वाले पर्सन को बोलेगा, देख भाई तूने काम स्टॉप करवा दिया, लेकिन जितना भी सप्लाई कर चुका हूं स्टॉप होने के पहले उसका पेमेंट मुझको दे दे। तो फॉर दैट एक्सटेंट द सप्लाई इज मेड बिफोर द सेसेशन। उस केस के लिए कितना पेमेंट होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था और 4 दिन काम करने के बाद ही सामने वाले ने बोला स्टॉप कर रहे हैं, हमको नहीं जम रहा, काम बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 दिन के अंदर ही अगर काम बंद कर दिया तो जो 4 दिन सर्विस दी थी उसका पेमेंट चाहिए। उसके लिए इनवॉइस कब बना देना? एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। जब काम स्टॉप होगा तभी वो 4 दिन का जो भी पेमेंट है उसका इनवॉइस बना देना चाहिए। सर मान लो काम स्टॉप कर दिया था 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को ही इनवॉइस बना के दे देना कि भाई ये 4 दिन का पेमेंट दे दो। अगर 10 अक्टूबर को बनाया तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, केस 2 के अंदर जाना पड़ेगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कुछ इस तरह से। पॉइंट नंबर 4 की बात करें और लास्ट प्रोविजन है, बोलते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन आपको पता होता है एक पैन पे ही एक से ज्यादा जीएसटी नंबर होते हैं, वो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। और अगर इन एंटिटीज का डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ये वही वाले लोग हैं जिनको 45 डेज का टाइम बोला हुआ था। तो ये वाले लोग, ये जब आपस में डीपीडीपी ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर टेलीकॉम कंपनी, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी है जियो, अब जियो का मुंबई ऑफिस जियो के अहमदाबाद ऑफिस को सर्विस देगा, तो फिर ऐसे केस में एक टेलीकॉम कंपनी अपने डीपी वाले में ट्रांजेक्शन कर रही है। या फिर एक बैंक है एचडीएफसी, एवरीबडी नोज, एचडीएफसी का मुंबई ऑफिस एचडीएफसी दिल्ली को सर्विस दे रहा है, तो देखो बैंकिंग कंपनी अपने डीपीडीपी में ट्रांजेक्शन कर रही है। तो ऐसे केस में बोला कि जब ये वाली एंटिटीज अपने डीपीडीपी में ट्रांजैक्शन करेगी तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? सॉरी, इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए? तो उन्होंने बोला इनवॉइस बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपको जो ठीक लगे तब बनाओ। जब मुंबई वाला सप्लायर एंटिटी है, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर, दैट इज मुंबई वाला ऑफिस, जब उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तब इनवॉइस बना दे, या फिर क्वार्टर खत्म होने के पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, वो एक इनवॉइस बना दे, कभी भी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जो ठीक लगता है करो। ये पूरा का पूरा केस यहाँ पे खत्म हुआ अपना, ठीक है। सर ये इनवॉइस 30 दिन के अंदर बना देना चाहिए, सेल्फ इनवॉइसिंग, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे भी पढ़ लिया, वो 2 जगह पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, तो फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इन्होंने ये नहीं बोला है कि कंटिन्यूसली कितने टाइम पीरियड के लिए, लेकिन सर्विसेज में बोला है, सर्विसेज अगर फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 मंथ्स, अगर 3 महीने से ज्यादा सर्विस दी जाएगी तो वो एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का एंगल बन जाएगा। अब ये पूरी की पूरी डिस्कशन यहाँ पे खत्म हुई। मैं आपको वापस से बोल दूं कि मैंने ये जो 4 केसेस बताए थे सप्लाई ऑफ सर्विस का सेक्शन 31 का, ये आपको इतना बताएगा कि इस डेट तक इनवॉइस बना देना चाहिए। अगर आपने बनाया तो आप फॉलो कर रहे हो, गो फॉर केस 1, और अगर आपने इस डेट तक नहीं इसके बाद में बनाया देन यू आर नॉट फॉलोइंग सेक्शन 31 एंड देन यू शुड गो फॉर केस 2। ये पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई का डिस्कशन यहाँ पे खत्म हुआ। दिस वाज टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर रिवीजन, फटाफट से करवा दिया, रैपिड फायर रिवीजन।
Thank you so much for listening out to me till this point, and for more such videos subscribe to this channel. Anything that you want from my end उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ऐसा भी आप चीजें मेरे को लेकर के आ जाओ, ऐसे भी रिवीजन वीडियोस दे दो. ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट रिवाइज करते रहो, फटाफट से सारा काम अपना कर लो. और ये जो अटेम्प्ट है ये आपका फाइनल लास्ट अटेम्प्ट होगा भाई साहब. अगर पहला अटेम्प्ट है तो मस्त चमक जाएगी किस्मत, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए. और अगर मान लो आप एक दो अटेम्प्ट से अटके पड़े हो या उससे ज्यादा अटेम्प्ट से अटके पड़े हो तो भाई इस बार दिल से दुआएं तुम्हारे लिए कि तुम इस बार क्रैक कर दो, फोड़ दो, निकाल दो. ठीक है, दिस शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए इंटर एंड देन आई एम गोइंग टू सी यू फॉर सीए फाइनल. लव यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो, मिलते हैं बहुत जल्दी. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.